हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाएं, क्लास शुरू हो गई आप लोगों की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक है सब आप लोग? साउंड धीमा कर दिए क्या आप? हाँ जी अरमान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। यस, गुड मॉर्निंग सत्यम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब सभी के यहाँ दीपावली की क्या है तैयारी, जोर शोर से अभी चल रही होगी, है ना? आज से थोड़ा रेस्ट, फिर आप लोगों को भी एक दो दिन मिलेगा आराम से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऋषिकांत, गुड मॉर्निंग मनीला। यस यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल जो है मैंने बताया था कि आज हो सकता है हम लोग यहाँ से रिवोल्ट से स्टार्ट करेंगे। विद्रोह के साथ क्या होगा, आज शुरुआत होगी। एक मिनट। हाँ, विद्रोह से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज शुरुआत करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, आज हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट से स्टार्ट करेंगे। 1857 का रिवोल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, आज शुरू हो रहा है आपका। 1857 का विद्रोह। चलिए आ जाइए। 1857 का विद्रोह, ठीक है। गुड मॉर्निंग नीरज। यस, 1857 का रिवोल्ट हम लोग आज करेंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, कहिएगा मैम सुबह सुबह विद्रोही बना रही है हम लोगों को। हाँ, आप कहिएगा कि मैम सुबह सुबह से हम सभी को विद्रोही बना रही हैं। हाँ, चलिए कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के बारे में। हाँ जी आज़ाद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे से दिवाली वगैरह मनाएं एकदम बढ़िया से, है ना? और यही प्रार्थना रहेगी कि आप सबका बेहतर रहे इस बार का 66वीं बीपीएससी। जिस पर्पज से आप सभी, जिस उद्देश्य से आप सभी। छुट्टी हाँ हो जाएगी, कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी आपकी, कल और परसों। हाँ नहीं, आज दिवाली की छुट्टी नहीं है, कल और परसों रहेगी छुट्टी आप लोगों की। वैसे भी 2 घंटे की तो क्लास है, इसके बाद क्या आराम से फिर अपना फ्री रहिए। और आप लोगों का तो खुद का बहुत बड़ा लक्ष्य है क्या। अब तो ऑलरेडी एग्जाम का, जैसे इंटरव्यू का भी डेट आ चुका है। काम में भी हेल्प करना पड़ता है, मैं समझ रही हूँ। अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अभी समस्या ये भी है कि आप लोग की परीक्षा भी नज़दीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या करना है, काम करते रहना है। ठीक है, देखिए पर्व त्योहार का जो उत्साह, अभी जिस एज ग्रुप में आप सभी हैं ना, तो पर्व त्योहार का उत्साह तो रहता है, लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाए तो वो उत्साह डबल हो जाता है ना? तो कोशिश यही करना है कि ये जो क्या कहते हैं, उत्साह है वो क्या हो जाए आपका, कम से कम डबल हो जाए, या बढ़िया से क्या हो आप लोगों का इस बार का 66वीं बीपीएससी। एनी हाउ छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, बात करते हैं इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखना है कि जो जो मॉडर्न इंडिया में स्पेशली बीपीएससी के कंटेक्स्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, हम लोग को वो करना है। तो 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। इस रिवोल्ट से पहले का क्या करेंगे, हम लोग कुछ रीजंस जान लेंगे कि विद्रोह के पहले के कारण क्या थे, कारण क्या रहे, व्हाट वाज द रीजन, रीजन क्या रहे इसके विद्रोह के, सॉरी रीजन क्या रहे इसके विद्रोह के, ठीक है ना, इस विद्रोह के रीजन क्या रहे। एक मिनट, कारण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर। हाँ हाँ, मुझे पता है काम में हेल्प करना पड़ता है, ठीक है ना। इस विद्रोह से अगर हम लोग पहले बात करें कि विद्रोह के पहले यानी कि क्या कारण रहे थे कि ये रिवोल्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं ऑलरेडी, जैसे देसी रियासतों का विलय, देसी रियासतों का विलय, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, सहायक संधि हो गया, जो वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। सहायक संधि, दिस इज नोन एज अ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस हो गया। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें, इसके पीछे का ना कारण मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राज्य हड़प नीति। दिस इज ऑल्सो नोन एज राज्य हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है ना। बेसिकली
इसको कहते हैं हम लोग जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना, इसको क्या कहा जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्य हड़प नीति का मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1857 के विद्रोह से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो देसी रजवाड़े थे, यानी जो यहाँ के जो रीजनल किंगडम्स थे, उनके ऊपर क्या था, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका भी हो रहा था। और साथ के साथ क्या देख रहे हैं हमने कि सहायक संधि के माध्यम से वेलेस्ली ने एक नई चीज़ क्रिएट की कि अगर एक बार आप सहायक संधि हमसे कर लेंगे, आफ्टर दैट आप हमारे अगेंस्ट कभी भी नहीं बोल पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था इसका। नेक्स्ट बात करें कि एक तरह से था हड़पने की नीति भी यही था कि एनी हाउ क्या करना है, हमें राज्य को हड़प लेना है। हड़पना इन द सेंस कि किसी न किसी बहाने से, रैदर कि हम ये कहें कि ये क्लॉज है या यहाँ का जो राजा है वो, जैसे आप देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें पंजाब के कंटेक्स्ट में, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो छोटा बेटा रहता है दिलीप सिंह, वो शासक बनता है, लेकिन उसको इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वो माइनर चाइल्ड है। ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ही वॉज माइनर चाइल्ड। तो इस तरह के बहाने बना करके जो इन लोगों ने तरीके ढूंढे, तो इससे क्या था, कहीं ना कहीं से लोगों में बहुत ज़्यादा क्या था, रोष था। और 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात करें तो ये क्या था, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक सैन्य विद्रोह था। और अलग अलग जगह पे हम क्या देखते हैं कि ये विद्रोह जो है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में ये रिवोल्ट नहीं पहुंचा था। ये रिवोल्ट उत्तर भारत में क्या रहा था, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। सक्सेसफुल इन द सेंस कि स्टार्ट हो गया था, कई लेवल पे क्या हुआ था कि ये अलग अलग क्षेत्रों में वर्क कर रहा था। उत्तर भारत में आपको दिखेगा अलग अलग लीडर्स दिख रहे हैं। आप लोग को मैंने बिहार स्पेशल में पढ़ाया ही, जैसे वीर कुंवर सिंह के बारे में बात करें तो एक हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये विद्रोह क्या हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा, लेकिन असफल भी रहा। कारण ये था कि कोई बहुत ही सशक्त नेतृत्व नहीं था, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं था, अभाव था, जिसके कारण क्या देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो बहुत आगे नहीं जा सका। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ कारण तो ये हो गए। इसके बाद एक होता है इमीडिएट कॉज, यानी व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में से कौन से कारण थे। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग इमीडिएट कॉज, यहाँ पर आते हैं हम लोग इमीडिएट कॉज, जिसको कहा जाता है तात्कालिक कारण, जिसे क्या कहा जाता है, तात्कालिक कारण, ठीक है ना। इमीडिएट कॉज में हम लोग बात करेंगे। देखिए इमीडिएट कॉज में जैसा हम लोग जानते हैं कि ये विद्रोह जो है, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा था, देखिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन था इस टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग इस टाइम पे क्या था, वायसराय था, वायसराय नहीं, इस टाइम तो गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर के द्वारा नई एनफील्ड राइफल जो है की शुरुआत की गई थी, यानी कि नई एनफील्ड राइफल, नई एनफील्ड राइफल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, नई एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर लाई गई, के स्थान पर लाई गई, ठीक है ना, लाई गई। इट मीन्स कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, ही रिप्लेस्ड ब्राउन बेस राइफल, और उसके जगह पर वो कौन सा लेकर आता है, न्यू एनफील्ड राइफल। इट मीन्स जो न्यू एनफील्ड राइफल, ठीक है ना, न्यू एनफील्ड राइफल हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या किया है, इसके जगह पर कौन सा पहले यूज हो रहा था, दैट वाज ब्राउन बेस, इसका नाम था ब्राउन बेस, उसकी जगह पर नई एनफील्ड राइफल लेकर आता है। इसमें प्रॉब्लम क्या था, माना जाता है कि इसके अंदर फैट था, फैट का मतलब होता है चर्बी, ठीक है ना, इसके अंदर क्या था, चर्बी था, किसका, गाय और सुअर का। यही एक गाय और सुअर का इसमें क्या था, चर्बी था, पिग का। तो ये एक तरह से क्या हुआ, र्यूमर उड़ा, एक तरह से कह लीजिए कि एक हल्ला उड़ा इसमें कि इसमें जो है, जो एनफील्ड राइफल जो है, तो इसको था क्या कि जो इसके कार्टिलेज होते हैं, जो इसका कारतूस होता है, ठीक है ना, इसके कारतूस को क्या करना पड़ता था, को छील कर राइफल में भरना पड़ता था, या राइफल में लगानी पड़ती थी, इसे राइफल में लगानी पड़ती थी, छील कर, है ना। यानी कि टीयर अप, मतलब टीयर का मतलब होता है छीलना, या टीयरिंग का जो प्रोसेस होता है, कार्टिलेज टीयरिंग प्रोसेस इसमें था। क्या था इसमें, कार्टिलेज टीयरिंग कह सकते हैं हम लोग, टीयरिंग प्रोसेस था इसमें,
ठीक है, कार्टिलेज टेयरिंग प्रोसेस था इसमें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कारतूस था उसे क्या करना पड़ता था, दांतों से छील करके, और उसके बाद उसको जो नई जो राइफल थी एनफील्ड राइफल, उसमें क्या किया जाता था, फिल किया जाता था। तो समस्या ये आई कि इसमें जो रेजिमेंट में यानी कि जो सैनिक भाई थे उन लोगों को, जो हिंदू थे और जो मुस्लिम्स थे, इन दोनों को ने क्या किया, इसको अपोज किया, इसका विरोध किया कि ये क्या करना पड़ा है, हमें दांत से छील करके लगाना पड़ रहा है। तो इसमें एक तो इन लोगों को पता चला कि इसके अंदर क्या है, फैट इन द सेंस चर्बी है, किसका, गाय और सुअर की चर्बी, जिससे दोनों कम्युनिटी क्या हो गए, भड़क उठे। और ये इसका इमीडिएट कॉज था, दिस इज द इमीडिएट कॉज। इट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं तात्कालिक कारण ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है, 1857 रिवोल्ट का क्या रहा, ये तात्कालिक कारण था। ठीक है और इसके लिए विद्रोह कब शुरू होता है, तो देखिए सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था मंगल पांडे ने। किसने शुरू किया था, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह कर दिया गया, के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ठीक है ना, विद्रोह कर दिया गया। कब था ये, 23 मार्च 1857 को। कहाँ पर बात करें, कहाँ पर रिवोल्ट हुआ था ये, बैरकपुर में। कहाँ पर, बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, बैरकपुर अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ पर हुआ था ये विद्रोह, दैट वाज बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कैंट, एंड इट इज इन वेस्ट बंगाल। ये है कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल में है। फिर से सुन लीजिएगा, 1857 के विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको इसके पहले के जो कारण थे वो मैंने बता दिया है। इसके जो इमीडिएट कॉज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नई एनफील्ड राइफल लाई गई थी। किसके स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर लाई गई थी। इसमें था क्या, इसके अंदर चर्बी होते थे गाय और सुअर के। ठीक है ना, तो ये था कि पहले कारतूस को छील करके राइफल में लगानी पड़ती थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन इसी बीच में क्या हल्ला उड़ा, ये र्यूमर हुआ कि इसमें ना फैट है, चर्बी है गाय और सुअर का, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी क्या हो गए, भड़क उठे और ये विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो किसने शुरुआत की थी, मंगल पांडे ने शुरू की थी। कहाँ की थी, बैरकपुर के छावनी में की थी। तो ये सब चीजें क्या है, अगर आपसे जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दे तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कारणों में एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे, जैसे सती प्रथा। इन्हें लग रहा था कि हमारा जो अपना धर्म है उसमें इनका क्या है, काफी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। ठीक है ना, हमारा हस्तक्षेप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इसका एक बहुत बड़ा क्या था, कारण था। ठीक है, ये इसका क्या था, एक बहुत बड़ा कारण था। ये इन्हें लग रहा था कि हमें क्या किया जा रहा है, इन्हें क्या लग रहा था, इन्हें लग रहा था कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, लगातार इनकी जो ब्रिटिशर्स की जो नीति थी वो भी क्या रही थी, ठीक है। अब बात करें कि मंगल पांडे ने किया क्या था। विद्रोह का मतलब ये है कि आपने किसी की हत्या कर दी। ठीक है, तो इन्होंने बैरकपुर में क्या किया था, कैप्टन बग और ह्यूसन, दो ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी मंगल पांडे के द्वारा। कैप्टन बग, मंगल पांडे ने क्या किया था, हत्या कर दी थी। हत्या इन द सेंस कि मार दिया था किसे, कैप्टन बग और ह्यूसन को, कैप्टन बग और ह्यूसन को। ये दोनों कौन थे, ये दोनों ब्रिटिश अधिकारी थे। दे वेयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये दोनों कौन थे, ये दोनों ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे भाई, ये ब्रिटिश ऑफिसर। ये दोनों कौन थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे। ठीक है, कैप्टन बग और ह्यूसन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, और इनकी ही हत्या किसने की थी, मंगल पांडे ने इनकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे के द्वारा क्या किया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसे लिख लीजिए, फिर नहीं तो कहेगा कि मैम हम लिख नहीं पाए। हाँ, इसे लिख लीजिए पहले। क्या लिख लिया, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर आपका सुनिए, अगर आपका क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि किन अधिकारियों की हत्या की गई थी, दो अधिकारी थे, दैट वाज कैप्टन बर्ग एंड ह्यूसन वाज किल्ड बाय मंगल पांडे, या इनको मार दिया गया था। कहाँ पर, वहीं बैरकपुर के छावनी में ये सारी घटना घटी है। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मंगल पांडे को इसकी आपको क्या लगता है कि अगर आप ब्रिटिश अधिकारी को मारेंगे तो आपको ब्रिटिशर्स छोड़ देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्हें फांसी की सजा दे दी मंगल पांडे को। अब फांसी की सजा देने के बाद क्या हुआ, मेन कहानी होती है शुरू उसके बाद कि मंगल पांडे को जैसे ही फांसी की सजा दी गई थी, हाँ जी मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएंगे मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी, कब फांसी दी गई थी? 3। हाँ जी, आप सभी से मैं पूछ रही हूँ कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी, बताइए सभी लोग। सब अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, कंफर्म कीजिए जा करके, ठीक है ना। कुछ लोग 8 अप्रैल बोल रहे हैं, कुछ लोग 9 अप्रैल बोल रहे हैं, कुछ 29 मार्च बोल रहे हैं। बाप रे, इतना इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना मंगल पांडे में डेट में ये हो गया। किसी ने सुन लीजिए भाई, किसी ने क्या कहा है 8 अप्रैल, मैं अब डेट बता देती हूँ, इतना आ जाइए। किसी ने कहा है मैम 8 अप्रैल, ठीक है। किसी ने कहा है मैम 3 अप्रैल, यानी 3 अप्रैल को सजा हुई है। किसी ने कहा है मैम 18 अप्रैल। ऑप्शंस मैं बता दे रही हूँ जो जो सुनने में आ रहे हैं। किसी ने कहा है मैम 29 मार्च। अब एक काम करना है आपको कि इसको जाके पहले क्या कीजिए, कंफर्म कीजिए। ये जो अलग अलग डेट आप लोग दे रहे हैं ना, इतने सारे डेट नहीं होते हैं कभी भी, इतने सारे। अब आ जाइए, अब 9 अप्रैल भी आ गया भाई, ये पूरा कैलेंडर अप्रैल का मत दे दीजिए, इतना कंफर्म हो जाइए कि ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, इसका डेट कंफर्म करके बताइए, क्योंकि गलत बता रहे। अब आ जाइए, सत्यम ने कह रहे हैं मैम 1 अप्रैल। बस बस करिए, बस करिए, बस करिए, 8 अप्रैल फाइनल है। नहीं तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप लोगों को करना क्या है, सुनिए आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या कीजिए, पहले अपना कंफर्म, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मंगल पांडे को जिस दिन फांसी दी गई थी तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसके बाद ही क्या हुआ है, विद्रोह भड़क उठा है। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा कंफर्म करिए, ठीक है। कंफर्म इन द सेंस इसको आप इसको पता करिए एग्जैक्ट डेट क्या है, इससे क्या होगा, खुद का भी चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। चलिए आते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 10 मई, याद रखिएगा 10 मई, ठीक है ना, 10 मई 1857 को क्या हुआ, मेरठ में विद्रोह हो गया। कहाँ पर, मेरठ में विद्रोह हो गया। 10 मई 1857 को हम क्या देख रहे हैं कि रिवोल्ट कहाँ पर स्टार्ट हो गया, मेरठ में। रिवोल्ट कहाँ पर स्टार्ट हो गया, मेरठ में। अब मेरठ के छावनी में क्या हुआ, यहाँ पर विद्रोह किया गया। तो यहाँ की जो ये जो लोग थे, यानी कि हाँ जी ठीक है ना, तो ये लोग जो थे मेरठ के जो सिपाही लोग थे, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं, मेरठ से चल के ये कहाँ पहुँचते हैं, यह मेरठ से चलकर, अब पैदल चलकर आते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये लोग मेरठ से चलकर कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, ठीक है ना, दिल्ली पहुँचते हैं। यहाँ पर जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, शाह जफर को इन्होंने, यानी कि जो सिपाही थे को सिपाहियों के द्वारा ठीक है ना, को सिपाहियों के द्वारा क्या किया गया, अपना नेता चुना गया। दे डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज ए लीडर ऑफ देम, ठीक है ना, को सिपाहियों के द्वारा अपना नेता चुना गया, ठीक है। बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब ये सिपाही 10 मई को वहां से चले और ये लोग दिल्ली कब पहुंच गए, ये दिल्ली पहुंचे हैं 11 मई को। कब पहुंचे हैं, 11 मई को, 11th ऑफ मई। और यहाँ पहुंचकर इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, यानी इन्होंने किया, इन्होंने दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह एज ए लीडर, बहादुर शाह एज लीडर ऑफ देम, ठीक है। इनके लीडर के तौर पे इन्होंने क्या किया, घोषित कर दिया कि बहादुर शाह जो है हमारे 1857 के क्या, यानी इस विद्रोह के क्या है, हमारे नेता है। याद रखिएगा 10 मई को चले थे ये सिपाही मेरठ से, 11 को ये लोग वहीं चल दिए थे और वहां से पैदल ये लोग कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को। और 11 मई को ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ऐसा है, जो बहादुर शाह जफर है वो क्या है, हमारे लीडर है। लिख लीजिएगा इसको तब तक, बहादुर शाह जफर क्या है, हमारे लीडर हैं, ठीक है। बहादुर शाह को इन्होंने क्या किया, लीडर घोषित किया। और इनके सहयोगी के तौर पर बख्त खां, ठीक है ना, इनके सहयोगी के तौर पर कौन थे, बख्त खां। बहादुर शाह के सहयोगी, जिसको आप लोग कहते हैं ना बायां हाथ या दायां हाथ, ठीक है ना, इनके सहयोगी के तौर पर कौन थे, बख्त खां।
वक्त था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ तो इसको यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी निक्सन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसका दमन कर दिया गया। दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उसका दमन किसके द्वारा कर दिया गया, निक्सन के द्वारा कर दिया गया, ठीक है। दिल्ली के इस विद्रोह का दमन, इस विद्रोह का दमन निक्सन के द्वारा कर दिया गया। किसके द्वारा, निक्सन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा कर दिया गया, निक्सन के द्वारा। यानी दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय निक्सन, दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय निक्सन, ठीक है। और बहादुर शाह को क्या किया गया, यहाँ से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। यानी जब ये पकड़े गए बहादुर शाह, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, रंगून, ठीक है ना, रंगून भेज दिया गया। वहीं जेल में इनको भेज दिया गया और वहीं जेल में इनकी क्या हो जाती है, बाद में मृत्यु हो जाती है। वहीं जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। He was died in jail of Rangoon. He was died in jail of, या in prison of, prison कर दीजिए उसको, बेटर रहेगा, in prison of Rangoon. रंगून के जेल में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लिख लीजिए इसे, रंगून के जेल में क्या हो जाती है, इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि यह विद्रोह जो था, इस यहाँ क्या कर दिया गया, इसे सप्रेस्ड कर दिया गया। ये हम लोग बात क्या कर रहे थे, ये हम लोग बात कर रहे थे, देखिए कि 10 मई को, फिर से सुन लीजिएगा, 10 मई को क्या देखते हैं, ये सेना यहाँ पहुँचती है, ठीक है। मेरठ से चल के कहाँ आती है, दिल्ली आती है। 11 मई को ये दिल्ली पहुँच चुकी रहती है। बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया, अपना नेता घोषित किया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ निक्सन जो अधिकारी था, इसके द्वारा क्या किया गया, इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या किया गया था, हुमायूं टॉम आप लोगों ने सुना होगा। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो हुमायूं टॉम में ही कहाँ थे, छुपे हुए थे। तो बाद में इनको क्या किया गया, निकाल लिया गया। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे उनको लाल किला के सामने ही क्या किया गया, गोली मार दी गई थी। तो बड़े लेवल पर एक तरह से समझिए कि सप्रेशन का काम शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और बहादुर शाह जफर जो है, जफर नाम से ये क्या करते थे, कविताएं लिखते थे। अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो जफर के नाम से कविताएं लिखता था, तो वो थे बहादुर शाह जफर। ये इनका क्या नाम था, ये इनका, इसको कहते हैं लिटरेरी नेम भी कहते हैं हम लोग, पेन नेम भी इसको कहा जाता है, लिटरेरी नेम, ठीक है ना। इसको वी कैन ऑल्सो से दिस इज एज अ पेन नेम। ये इनका क्या है, पेन नेम है, ठीक है ना। इसको एक तरह से कहा जाता है कलमी नाम, जो कलम जो साहित्य की दुनिया में जिस नाम से आप प्रचलित होते हैं उसको कहा जाता है कलमी नाम, ठीक है। लिख लिया ये आप लोगों ने, आगे बढ़ा जाए इसमें आप। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो ये जो रिवोल्ट था, ये पूरा का पूरा दिल्ली में इसका क्या सिनेरियो रहा। अब हम लोग देखेंगे कि 1857 की विद्रोह का प्रसार अलग अलग राज्यों में, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह का प्रसार, यानी इसका जो विद्रोह है वो अलग अलग राज्यों में, जैसे कि आपको हो सकता है ना, नाम कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है पूछ लेता है। जैसे बात किया जाए कि झांसी में इसका प्रसार हम लोग कहाँ देख रहे हैं, झांसी में,
इसके प्रसार का कहाँ देख रहे हैं हम लोग, बेसिकली झांसी में, ठीक है। झांसी की बात करें तो ये किसके नेतृत्व कौन कर रहा था यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई। कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में नेतृत्व कर रही थी। इसके अलावा हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो था, यानी कि स्पेशली झांसी में किसने सप्रेस्ड किया था, ये ध्यान रखिएगा, नेतृत्व करता, ठीक है, नेतृत्व करता, कौन लीडरशिप कर रहा है या कौन इसका लीडरशिप है, किसकी लीडरशिप में ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। और एक चीज होता है कि इसको सप्रेस किसने किया, सप्रेस यानी इसको, इसका दमन किसने किया, ठीक है ना। दमन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन था, ह्यूरोज। कौन था, इसका नाम था कैप्टन ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज ये नेतृत्व करता झांसी में थी। नेक्स्ट इसके बाद बात करें कि लखनऊ में इसको इस मूवमेंट को कौन देख रहा था, मीन्स ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल और बिजरीस कादिर। कई जगह बिरजिस है, कई जगह बिजरीस मिल जाएगा, तो बिजरीस कादिर करके हैं, ये भी इनका क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, लखनऊ में जो हो रहा था विद्रोह, तो ये कौन से ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में इसका सप्रेशन किया गया, तो इनका नाम था कैंपवेल। इसका नाम क्या था, कैंपवेल। कैंपवेल, इसके नेतृत्व में क्या किया गया, इसका सप्रेशन किया गया। अब आ जाइए कानपुर। अब आते हैं हम लोग कानपुर। कानपुर में हम लोग देखें ये विद्रोह किसके नेतृत्व में चल रहा था, तो ये चल रहा था नाना साहेब। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब। इसको भी किसने सप्रेशन किया, यहाँ के विद्रोह को, कैंपवेल ने। कैंपवेल ने इस विद्रोह को क्या किया, यहाँ पर सप्रेस किया। कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में चल रहा था, ठीक है। इलाहाबाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर आ जाइए, इलाहाबाद। इलाहाबाद, यहाँ पर कौन थे, लियाकत अली खान। कौन थे, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। और यहाँ पर कौन था, कैप्टन नील। किसने सप्रेस किया इस विद्रोह को, कैप्टन नील, ठीक है ना, कैप्टन नील। कैप्टन नील ने इसको क्या किया, इलाहाबाद के विद्रोह को सप्रेस किया। कैप्टन नील ने क्या किया, इलाहाबाद के विद्रोह को सप्रेस किया। आरा आ जाइए। आरा के बारे में बात करें हम लोग, यहाँ पर आरा यानी बिहार, ठीक है ना, आरा इन द सेंस बिहार। तो आप जानते हैं बाबू कुंवर सिंह और बाबू अमर सिंह भी थे, दोनों के दोनों थे। बाबू कुंवर सिंह और बाबू अमर सिंह, और बाबू अमर सिंह, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, किसने किया था, टेलर, जनरल, इसका नाम था कैप्टन टेलर और आयर, ठीक है ना। किसने इसको सप्रेस किया, टेलर और आयर। पूरी तरह से समाप्त किसने किया, टेलर और आयर के द्वारा बिहार में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसकी समाप्ति हुई थी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कानपुर में नाना साहब है, इलाहाबाद में लियाकत अली हैं, आरा में बाबू कुंवर सिंह है। इस साइड का अगर आपने लिख लिया होगा क्योंकि ये पहला था, यहाँ हम इसको अब हटाएंगे और बाकी का जो है कुछ जगह उसके बारे में भी लिख देंगे कि कौन कौन लीडर्स थे, कौन कौन से लीडर्स थे। इससे संबंधित क्या होता है, कई बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन देख रहा था, जैसे फैजाबाद में कौन देख रहा है, ठीक है, लिखते चलिएगा, मैं आगे फिर क्या है इसमें इरेज करती जाऊंगी, ठीक है। फैजाबाद में कौन देख रहा है, ये इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है ना, हिज नेम वाज मौलवी अहमदुल्ला। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इस विद्रोह का सप्रेशन किसके नेतृत्व में किया गया, कैंपवेल के नेतृत्व में। किसके, कैंपवेल के नेतृत्व में क्या किया गया, इस विद्रोह का सप्रेशन कर दिया गया, के नेतृत्व में इस विद्रोह का क्या किया गया, सप्रेशन किया गया, ठीक है। लिख लीजिएगा इसे। आ जाइए, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है, एक रह, सॉरी ये मैंने क्या चला दिया, ये हो गया। अब एक रह गया आपका बरेली, ठीक है ना, ये रह गया आपका क्या, बरेली। बरेली ये कौन थे, बरेली में कौन देख रहे थे, खान बहादुर खान,
अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बताइएगा, ये खान बहादुर खान बख्त खान है क्या? ठीक है, जरा इसको क्या करिएगा, आपको बताना है। खान बहादुर खान बरेली में देख रहे थे, और यहाँ भी किसने दमन किया? कैंपवेल। यहाँ भी सपरेशन किसने किया? कैंपवेल। कैंपवेल में, यानी कि बरेली में जो नेतृत्व करता थे खान बहादुर खान, इनके द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर इसका सपरेशन किया गया। ठीक है, इनके द्वारा इनका सपरेशन किया गया। तो ये ना बेसिकली अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है। हाँ, क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में किसके द्वारा किया जा रहा था विद्रोह। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या होता है आप लोगों का कई बार पूछ देता है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या रहा अलग अलग क्षेत्रों में क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, इस विद्रोह का जो रिपोर्ट था कि ये स्टार्ट तो किया गया, लेकिन बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है पूरा विद्रोह लगभग क्या किया गया? सप्रेस कर दिया गया। जून 1858 तक आते आते ये विद्रोह 1857 का जो रिवोल्ट था वो पूरी तरह सप्रेस्ड किया जा चुका था। ठीक है, जून 1858 आते आते ये विद्रोह जो था वो पूरी तरह से क्या हो चुका था? सप्रेस किया जा चुका था, दमन इसका किया जा चुका था, इस विद्रोह का। ठीक है, इस विद्रोह का। आगे बढ़े इसमें अब फटाफट। हाँ जी, आगे चला जाए इसमें। ये याद रखिएगा, अलग अलग जगह पर जैसे कौन कौन से लोग इसका विद्रोह कर रहे थे और किसके नेतृत्व में इसको सप्रेशन, मतलब वहां किसके नेतृत्व में चला और दमन किसके नेतृत्व में हुआ, ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं क्या? वहीं से आपके आने के चांसेस होते हैं 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट में वहीं से आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें अब। नहीं, देखिए, आरा और बिहार में जैसा मैंने आपको बताया था ना कि पूरा का पूरा मैं ऑलरेडी बिहार का आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोग को याद होगा। दिस इज योर okay, that's why I think what's your name? अच्छा, छवि। छवि, जो अगर मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है ना, स्पेशली 1857 का रिवोल्ट जो मैंने बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ाया है, उसको एक बार देख जाइएगा अच्छे से, क्योंकि पूरा डिटेल वहां पर हमने पढ़ा रखा है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से सेपरेशन कब हुआ था इस विद्रोह का बिहार में। तो जनरल टेलर और आयर इनके द्वारा, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि बाबू कुंवर सिंह की डेथ के बाद भी किसके नेतृत्व में ये विद्रोह चल रहा होता है? बाबू अमर सिंह के नेतृत्व में चलता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर हम लोग बात करें तो देखे थे डगलस के द्वारा क्या किया गया था, उस टाइम पे उनके ऊपर अटैक किया गया। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ छवि, बस आप प्रीवियस लेक्चर जो है ना छवि, आस्था के ऐप पर है, आप देख लीजिएगा। उसमें मेरा जो पीटी के लिए देखिएगा, शाजिया मैम पीटी करके क्लासेस होगी मेरी, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, मैं, हाँ जी, आप लोग जिन्होंने क्लास किया है जरा बता सकते हैं 1857 का रिवोल्ट बिहार में किस दिन पढ़ाया गया था? डेट अगर आप लोग को ध्यान हो तो, कुछ ध्यान है आप लोगों को? कोई अंदाजा अगर है तो थोड़ा छवि को हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, ऐप वाले जो लोग ऐप में हैं आप लोग भी बता दीजिए। 1857 का रिवोल्ट, स्पेशली नीरज मैं पूछ रही हूँ, 1857 का रिवोल्ट जो मैंने बिहार वाला पढ़ाया था, एग्जैक्टली याद है कौन से डेट को मैंने पढ़ाया था? अगर याद हो आप लोग में से किसी को तो थोड़ा सा प्लीज हेल्प कर दीजिए, इससे छवि को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। उसे ना वो उसमें छवि पूरा का पूरा 1857 मैंने अच्छे से उसमें पढ़ा रखा है, एक दिन समझिए पूरा एक लेक्चर ही उसमें है। अच्छा, हाँ जी, खुशबू ने बताया है कि मैम 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर का देख लीजिएगा छवि क्लास। ठीक है ना? हाँ, वेलकम। तो आप क्या करिएगा, उस दिन का देख लेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा उसमें, है ना। बाकी तो हम लोग इसके पर्पज से पढ़ रहे हैं कि जो अब पीटी के लिए जो है, बीपीएससी के पीटी के लिए जो सामान्य इतिहास, अब तो ये सामान्य इतिहास चल रहा है, तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, 28 अक्टूबर सब बता रहे हैं कि मैम 28 अक्टूबर को मैंने पढ़ाया, लेक्चर दिया है, तो छवि आप 28 अक्टूबर का लेक्चर मेरा देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए कितने कोऑपरेटिव हैं आज, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मिलकर हेल्प कर दी। हाँ, इसको ये कहते हैं। चलिए, ये हो गया, ये हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ये कि 1857 के बाद कौन सा आयोग गठित किया गया था। याद रखिएगा, आफ्टर 1857 रिवोल्ट,
यानी 1857 के रिवोल्ट के बाद पील कमीशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पील आयोग। याद रखिएगा, पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। क्या किया गया था? एक पील कमीशन जो है ये बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पील कमीशन। पील कमीशन जो है ये क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। इस कमीशन के थ्रू क्या किया गया था कि सेना में, इसमें किया क्या गया अब कि सेना में अब भारतीयों की संख्या का अनुपात घटा दिया गया, ठीक है ना। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि इसमें क्या किया गया? डिक्रीज कर दिया गया द नंबर ऑफ इंडियन मिलिट्रीज, ठीक है ना। मतलब ये है, डिक्रीज किया गया क्या? इंडियन नंबर ऑफ इंडियन मिलिट्रीज, नंबर ऑफ इंडियन मिलिट्री, नंबर ऑफ इंडियन मिलिट्री। अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कौन सा आयोग बना था? पील कमीशन बना था। और इसमें किया क्या गया था? इसमें यह किया गया था कि अब जो सैनिकों का अनुपात है वो क्या कर दिया गया? घटा दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे 3:2 में अगर 3 जो है इसमें मान लीजिए सपोज दैट कि ये भारतीय हैं, ठीक है, और ये जो 2 है अगर ये अंग्रेजी सैनिक हैं, ये अगर रेशियो चल रहा था तो अब क्या हो गया? अब इसके उलट हो गया। उलट इन द सेंस कि अब क्या हो गया कि ये जो 3 है ना ये हो गए अंग्रेज, ठीक है, ये 3 क्या हो गए? अंग्रेज हो गए। और यहाँ पर अब एक जो है वो क्या हो जाएगा? भारतीय, ठीक है ना। इस तरह से क्या किया गया? इसका रेशियो घटा दिया गया। क्लियर है? इस तरह से क्या किया गया? भारतीयों की संख्या घटा दी गई। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था? ये काम हुआ था। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जून 1858 तक, कब तक हम देख रहे हैं? जून 1858 तक यह विद्रोह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। समाप्त या इसका दमन कर दिया गया, समाप्त हो चुका था। इट मीन्स दिस रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड, दिस रिवोल्ट वॉज completely suppressed by Britishers के द्वारा। कब तक? जून 1858 तक, यानी जून 1858 तक यह विद्रोह क्या हो चुका था? पूरी तरह से इसका दमन कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा कमीशन गठित किया गया सैनिक में सुधार के लिए, तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन लोगों ने ये सोचा कि अगर इनकी संख्या ज्यादा रहेगी तो सबसे पहले क्या करो? इनकी संख्या को घटाओ। यानी कि अगर अब भारतीय सैनिक ज्यादा है किसी रेजिमेंट में तो उस संख्या को कम करके ब्रिटिशर्स को ले आओ, वहां पर अब भारतीयों को ज्यादा नंबर में इकट्ठा नहीं होने देना है। सबसे पहले टारगेट तो इनका ये बना। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि 1858 के जून तक हम लोग क्या देखते हैं कि ये विद्रोह पूरी तरह से कंप्लीटली सप्रेस्ड किया जा चुका था, ठीक है ना। कंप्लीटली सप्रेस्ड जो है ये विद्रोह किया जा चुका था। और वैसे एक बात बता देती हूँ कि ये विद्रोह जो है माना जाता है कि ठीक है भारत में ये पहला विद्रोह था, पर समस्या ये थी कि ये विद्रोह हुआ तो था बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए क्या ये विद्रोह सफल था, देखिए सफल नहीं था। क्यों? क्योंकि नेतृत्व का अभाव था यहाँ पर, ठीक है ना, नेतृत्व का अभाव था। यहाँ पे इसके बाद एक घटना और घटती है। इस 1857 के रिवोल्ट के बाद ही क्या होता है कि एक अनाउंसमेंट कर दिया गया था। अनाउंसमेंट इन द सेंस कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत का जो शासन था वो छीन लिया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन को ये समझ में आ चुका था कि ये जो है अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा इन द सेंस कि हमारी अपनी छवि भी क्या हो रही है, इससे खराब हो रही है। तो इसके ठीक नेक्स्ट ईयर 1858 में हम लोग क्या देखते हैं कि चार्टर एक्ट आता है। और उस चार्टर एक्ट के द्वारा मैं बता देती हूँ, ये लिख लिया आप लोगों ने पहले, अब आगे बढ़े इसमें। हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का? चलिए, नीरज हो गया आप लोगों का? खुशबू
ओके ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इस विद्रोह के बाद अगर बात करें कि कौन सा अधिनियम आया था या कौन सा एक्ट आया था, 1858 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट आ रहा है, चार्टर एक्ट, इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट, सॉरी चार्टर एक्ट, एक मिनट, चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इस अधिनियम से क्या किया गया, ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के हाथों से शासन जो है, यानी कि ये जो शासन था अब किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसका मतलब ये है कि अब जो है, यानी आफ्टर 1857 रिवोल्ट, जो इंडिया का शासन था या ना, कि यहाँ पर क्या होने लगा, ब्रिटिश क्राउन की क्या हो गई, सुप्रीमेसी हो गई। पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया कि अब हम आपको किसी भी तरीके से देने के मूड में नहीं है भारत का शासन, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, हमारा इमेज बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। तो इस ये जो एक्ट आया, इसमें एक क्लॉज ये भी था कि अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस एक प्रतिनिधि होगा, जिसको वायसराय बोला जाएगा, और उसकी सहायता के लिए एक सचिव का पोस्ट होगा, ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा दो नई चीजें की गई थी। पहला तो ये कि ब्रिटिश क्राउन की हेल्प के लिए एक क्या होगा, इन ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करें, यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि एक होगा, ठीक है ना। ब्रिटिश क्राउन का क्या होगा, एक प्रतिनिधि होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वो रिप्रेजेंटेटिव किस नाम से जाना जाएगा, वायसराय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, वायसराय, ठीक है। और एक इसकी सहायता के लिए क्या होगा, एक सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट किया गया, एक सेक्रेटरी इन द सेंस इसको हम लोग कह सकते हैं सचिव। सेक्रेटरी का मतलब क्या हो गया, सचिव, ठीक है। सचिव का पोस्ट क्या गया, क्रिएट किया गया। यानी अब जो है ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव जो होगा भारत में, यानी ब्रिटिश क्राउन का जो भी प्रतिनिधि भारत में होगा उसे वायसराय कहा जाएगा, और जो उसकी हेल्प के लिए क्या होगा, एक सचिव होगा। तो ये दो नए पोस्ट जनरेट किए गए थे। उस हिसाब से देखें तो भारत का पहला वायसराय, द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, पहला वायसराय कौन था भाई, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वाज फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग क्या रहा, भारत का पहला वायसराय हुआ, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का क्या देख रहे हैं हम लोग, ये भारत का पहला वायसराय बना। और अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि भारत में, अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो द लास्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को ही क्या किया गया, फर्स्ट वायसराय बनाया गया। इसे ही क्या किया गया था, घोषित किया गया कि दैट ही वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये थी कहानी आपकी 1857 के रिवोल्ट के बाद। देखिए एग्जाम में आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए 1800 मैंने क्या कहा, जैसे कौन सा कमीशन गठित किया गया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा चार्टर एक्ट आ गया था उस टाइम पे 1858 का। भारत का शासन यानी कंपनी से कब छीन लिया गया, क्वेश्चन अगर आपका ये आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कब भारत का शासन छीना गया, तो 1858 में इस शासन को छीन करके ये पूरी तरह से अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन जा चुका था। यानी अब कंपनी का शासन समाप्त होता है। इस एक्ट के द्वारा हुआ क्या कि कंपनी का शासन समाप्त हो चुका। इस एक्ट के द्वारा हुआ क्या कि कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो चुका था, ठीक है। कंपनी का शासन क्या किया गया, समाप्त किया जा चुका था, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर आगे आते हैं। अब आगे बात करें कि ये जो घटना घटी, ठीक है ना, ये जो घटना घटी इससे हुआ क्या, इससे कुछ चीज़ें तो समझ में ही आई कि भाई हम लोग के पास क्या है, नेतृत्व का अभाव है, हमारे पास कोई नेतृत्व नहीं है। हाँ, हमारे पास कोई नेतृत्व नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये सब समस्याएं हमारे सामने आई हैं। ये सब समस्या आने का क्या था, कारण यही था कि हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं से हमारे पास वैसा सिनेरियो नहीं है, या फिर हम उतने अभी स्ट्रांग नहीं हुए हैं, जिसके कारण क्या हुआ, ये समस्या हमारे साथ बनी है। जिसके कारण क्या हुआ, ये समस्या हमारे साथ बनी है।
ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसके बाद। देखिए इस रिवोल्ट के बाद जो एक सबसे बड़ी कमी भारतीयों को लगी वो ये थी कि भाई हमारे पास जो है ना वो क्या है, हमारे पास कोई ऐसी संस्था नहीं है जिससे हम लोग क्या कर सके, अपने विद्रोह को का नेतृत्व जो है प्रदान कर सके। तो इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण घटना घट रही है भारत में वो क्या था, वो 1885 में, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में क्या देख रहे हैं हम लोग, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। यहाँ पर आ जाइए इससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे कहाँ इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो मुंबई के, इसको बम्बई बोलते हैं या मुंबई, एज यू विश, जो चाहें आप लोग, मुंबई के ग्वालियर टैंक में। ग्वालियर टैंक के पास में क्या था, एक इसका नाम था गोकुलदास तेजपाल, जगह का नाम क्या था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, इसको कहेंगे हम लोग INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इट मीन्स महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। इट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट कांग्रेस पार्टी वॉज established in गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कांग्रेस पार्टी was established in गोकुलदास तेजपाल, ठीक है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत कॉलेज कह लीजिए इसको, संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज। यहाँ पर एक चीज और है कि जो मुंबई में स्थापित हुई थी, ये वेन्यू, इसको कहेंगे हम लोग बेसिकली क्या, एक तरह से वेन्यू कहाँ पर हुआ था, लेकिन ये वेन्यू पहले कहाँ था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ होने वाली थी, तो पहले इसकी स्थापना होने वाली थी स्टूडेंट पूना में, ठीक है ना, लेकिन वहाँ प्लेग, ड्यू टू प्लेग वहाँ पर क्या हो चुका था, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ प्लेग, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ प्लेग, स्प्रेड ऑफ प्लेग, यानी प्लेग फैलने के कारण क्या हो गया, प्लेग फैलने के कारण, प्लेग फैलने के कारण हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ प्लेग, प्लेग फैलने के कारण क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से ये जो जगह थी स्थानांतरित कर गई थी, यहाँ से जगह जो है स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया, ठीक है, जगह को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि प्लेग फैले, उस टाइम पे महाराष्ट्र में क्या था ना, प्लेग बहुत फैलता था, याद रखिएगा उस टाइम पे क्या था, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्लेग फैलता था। तो पूना में हुआ, कितने मेंबर्स थे, आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स जो थे इसमें थे, यानी सदस्य कितने थे, तो याद रखिएगा 72, कितने मेंबर थे, 72 सदस्य थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो संस्था थी इसका पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था, तो उसका नाम था पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि कन्वर्ट हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो यहाँ पर आ जाइए, इसका पहले नाम, इसका पहले नाम क्या था स्टूडेंट, इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। यही कन्वर्ट होके किस नाम पे गया, यही कन्वर्ट हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कब हुआ था, तो 30 दिसंबर, याद रखिएगा कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट इसका, सॉरी कब की बात करेंगे, तो डेट की अगर बात करें तो 28 दिसंबर। अगर आपसे डेट पूछ भी दे तो एक मिनट के लिए आपको क्या करना है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, अच्छा पहले अध्यक्ष कौन हो गए इसके, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, इनको कहा जाता है WC बैनर्जी, WC बैनर्जी। व्योमेश, पूरा नाम क्या है इनका, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, पूरा नाम क्या है इनका, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अब बात करेंगे कि इनके संस्थापक कौन थे, बेसिकली हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका स्टूडेंट, एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है।
ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जानकारी। इसमें कहीं भी आपका, मैं बता दे रही हूँ कि इसमें कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका, अगर एग्जाम में पीटी में आता भी है तो आपका कहीं नहीं दिक्कत होगा, कहीं भी नहीं दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जितने डिटेल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ दे दी हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 पर, लिखते जाइए, मैं साइड हो जा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि ये पहले कहाँ होने वाला था। तो देखिए, पहले ही होने वाला था पूना में, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ प्लेग, वहाँ से क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया। द वेन्यू वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू मुंबई। मुंबई में क्या किया गया, इसे शिफ्ट कर दिया गया। हाउ मेनी मेंबर्स वाज पार्टिसिपेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी? देयर वेयर 72 मेंबर्स। वहाँ कितने मेंबर्स थे? 72 मेंबर्स थे। व्हाट इज द प्रीवियसली नेम ऑफ दिस पार्टी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ वाज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का बिफोर इसका नाम क्या था? ये। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और इसके फाउंडर कौन थे? एलन ऑक्टेवियन हुम। लिख लीजिए इसे। हाँ, देखिए, भारत जो राष्ट्रीय संघ है ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना है? दादा भाई नौरोजी का नाम सुना? तो देखिए, इसमें जितने भी लीडर्स थे ना, सभी बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे। जैसे इसमें दिनशाह आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें आए हुए थे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो सबसे जो कहते हैं ना वयोवृद्ध जो होता है, उसकी ही बात मानी जाती है। तो दादा भाई नौरोजी जो है ना, उनका ही माना जाता है कि उनके द्वारा ही कहा गया था, ये बात रखी गई थी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ठीक है ना। तो वो सबसे क्या थे, और बहुत ही मतलब, एक तो इनको आपको, अगर आप लोग सुनिएगा भी कि एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कभी ये क्वेश्चन सुना है? क्या नाम है आपका? क्या? अच्छा, मुरारी। सुनिए, आपने ये क्वेश्चन सुना है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है भारत का? महान वृद्ध नेता किस? समझ गए ना आप? बस मैं यही कहना चाहती थी कि जो सबसे वयोवृद्ध होगा, जैसे याद करिए कि संविधान सभा की जो स्थापना हुई तो उसमें किसको रखा गया? सबसे पहली जो बैठक हुई थी, ओहो, दादा भाई नौरोजी को रखा गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ जी, समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि वो सबसे सच्चिदानंद सिन्हा क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा एजेड थे। समझ रहे मुरारी मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा जिनकी एज होती है ना, तो उन्हीं को, जैसे हमारे भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग भी ये होता है कि जो जिनकी उम्र दराज है, या जो इस तरह के जो लोग हैं जो एज वाइज ज्यादा उम्र में बड़े हैं, तो पहले उनकी ही बात मानी जाती है, उनको ही आगे रखा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुई थी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा एज वाइज सबसे ज्यादा थे उम्र में, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज नोन एज, या हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वो तो दादा भाई नौरोजी का तो अपने आप में ही क्या था, नाम था इनका, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का क्या था अपने आप में, इसमें क्या था, नाम था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, अब आप लोग लिख लिया आप लोगों ने इसका। अब कहीं भी कांग्रेस से क्वेश्चन आएगा तो इसमें कभी भी क्या करना, भूलना नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी क्वेश्चंस आ जाए कांग्रेस पार्टी की स्थापना से, एक कोइंसिडेंट बताती हूँ, 28 दिसंबर को ये पार्टी एस्टेब्लिश हुई है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। वो क्या चलता था, वो एंटी चलता रहता था कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, आपने किया ना, हम भी उसके आसपास ही क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, एंटी पार्टी जिसको बोलते हैं। चलिए, लिख लिया ये आप लोगों ने? हाँ जी, आगे बढ़ा जाए इसमें अब, ठीक है। चलिए,
तो इसमें अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, इसको टैकल कर लीजिएगा। अब आते हैं इसमें कि भारत का जो पहला मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ये जो भारत का रहता है, तो कारण क्या था, अब आ जाइए। देखिए हम लोग यहाँ पर एक लॉर्ड है, ठीक है ना, लॉर्ड इन द सेंस एक ये है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। इसका नाम क्या है, लॉर्ड कर्जन, भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय, ठीक है। यह क्या होता है, भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय। वायसराय छवि, अलोकप्रिय का मतलब हो गया कि द वन हु इज मोस्ट डिसलाइक्ड, ये सबसे ज्यादा डिसलाइक। जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे ना, कुछ मूवी पे लोगों ने क्या किया, खूब डिसलाइक के बटन दबाए यूट्यूब पे, तो ये सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया वायसराय था, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में अगर आप, क्योंकि ये क्या है, फेमस है, तो 1899 से 1905 तक इसका क्या है, समय काल है। 1899 से 1905 तक का इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट आते हैं इसमें कि इसने क्या किया था, ठीक है। तो देखिए इसने, इसका जो एक सबसे बड़ा काम अगर हम लोग देखें कि इसने बंगाल विभाजन करवाया, लेकिन उसके पहले भी कुछ कार्य और थे, मैं चाह रही हूँ कि वो भी आपको बता दूं। पटना में से कोई रहने वाला है यहाँ पे जो पटना का हो? हाँ जी, पटना में से कोई, आप लोग में से कोई है रहने वाला जो प्रॉपर पटना से हो? नहीं है कोई पटना के इसमें से? क्या बात है भाई, अलग अलग जगह के, पटना से कोई नहीं है इसमें? अरे मैं पटना से नहीं हूँ बाबा, मैं चंपारण से हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम पटना, ठीक है। हाँ, स्कूलिंग वगैरह हुई है पटना में, बट आई एम नॉट फ्रॉम पटना। मैं पटना से नहीं हूँ, ठीक है, मैं पटना से नहीं हूँ, मैं गांधी जी की तपोभूमि से हूँ, चंपारण से। हाँ, मैं चंपारण से हूँ। आई लिव पटना, यू लीव पटना। जो लोग हाजीपुर हैं पटना के पास, अच्छा सुनिए, मैं बस ये बोलना पर्पस ये था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के ना कुछ काम देख लीजिए, क्योंकि इसने खराब काम तो करवाए हैं जो 1905 का विभाजन, लेकिन बस थोड़ा सा इसके कुछ वर्क जो है, जो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो देख लीजिएगा। कार्य क्या करवाया था, जैसे 1901 में इसने क्या किया था, सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, ठीक है। दूसरा देखिए, मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम पटना के बारे में पूछ क्यों रही है, ठीक है ना, पटना के बारे में ये क्यों पूछ रही है, अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, तो देख लीजिए इसने क्या किया था 1902 में। हाँ जी राजीव, आप पटना में फ्रेजर रोड का नाम सुना है? पटना में राजीव फ्रेजर रोड का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस है, गांधी मैदान के पास में है। तो फ्रेजर जो थे ना, ये बेसिकली थे कौन, इन्हीं के साथ मिलकर कर्जन ने क्या किया था, पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया था। उन्हीं के नाम से है पटना में फ्रेजर रोड, ठीक है। रोहन आप पटना में है ना? हाँ। फ्रेजर, इसने क्या किया था, सर फ्रेजर के नेतृत्व देखिए के नेतृत्व में इसने क्या किया था, फ्रेजर, जो फ्रेजर रोड में बता रही थी पटना का है, सर फ्रेजर के नेतृत्व में इसने क्या किया था, एक पुलिस सुधार के लिए इसने एक आयोग गठन किया था। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए, पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया था, ठीक है ना। तब भी कहिएगा मैम इतना काम कराने के बाद भी इतना डिसलाइक क्यों किया गया, आयोग का गठन किया था। देखिए यही थोड़ा सा क्या होता है, फर्क हो जाता है। जैसे मैं बता रही हूँ रिफॉर्म कह सकते हैं पुलिस सिस्टम। मेरे साथ क्या है कि देखिए मैं हूँ हिस्ट्री की टीचर, तो हमारा क्या है कि मेमोरी कुछ ऐसी ही ज़्यादा तेज़ है, कहीं भी चले जाते हैं, अगर कहीं हल्का भी नाम सुना तो वो क्या हो जाता है, मेमोरी में फिट हो जाता है। हो सकता है आप लोग वहाँ रह रहे हो, ध्यान नहीं गया हो कि हाँ वो एक फ्रेजर रोड है पटना में। बस मैंने इसलिए बता दिया कि उसके साथ मिलकर इसने क्या किया था, पुलिस रिफॉर्म के लिए, एक पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं, आप लोग तो अशोक के टाइम से पढ़ रहे हैं छवि, मैं अशोक के काल से ही बता रही हूँ कि क्या है भाई, ऑलरेडी भारत में क्या था, पुलिस व्यवस्था था, है ना। हाँ, पुलिस व्यवस्था था, ये सारी चीजें अशोक, ऐसा नहीं है कि कर्जन आए हैं तो पुलिस आया है, वो तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ चलता चला रहा है। रक्षण के नाम से जाने जाते थे ये जो पुलिस हुआ करते थे, बाद में वो क्या हो गया, पुलिस हो गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कर्जन है इसने कुछ काम भी किया था, जैसे इसने सिंचाई आयोग का गठन किया, फिर इसने फ्रेजर के साथ मिलकर पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक आयोग का भी गठन किया था। नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ चीजें और देख लेंगे।
अच्छा, सीआईडी जानते हैं आप लोग? सीआईडी, हाँ जी, सीआईडी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुना है क्या? उसका फुल फॉर्म क्या होता है छवि? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया है। हाँ जी, बाकी आप लोग ऐप वाले सीआईडी का जरा फुल फॉर्म बताइए तो मुझे। मैं सीबीआई के बारे में नहीं पूछ रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, इसने ना कुछ बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए थे। हाँ शुभ, हम बिल्कुल सही बताया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये सीआईडी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसने पुलिस व्यवस्था में तो रिफॉर्म किया ही किया। इसने 1903 में सीआईडी, जो आप सुन रहे हैं ना, सीआईडी जो सुनते हैं, अच्छा नॉर्मली आपको मैं बता दूं, बिहार में क्या कहते हैं लोग हमेशा, वहाँ पे एक ये है, जैसे मेरे भी जो रिलेटिव्स है, कुछ बात होगा तो कहते हैं उसके पीछे सीआईडी लगा दिया गया, जबकि वो कोई नॉर्मल घर का ही व्यक्ति होगा। तो हम लोग अमूमन बिहार में देखिएगा बोल चाल में भी यूज करते हैं कि उसके पीछे अगर कोई उसकी देख रेख कर रहा है ना, तो उसे कहा जाएगा सीआईडी लगा दिया गया है। कहते हैं ना इस बात को, कहते कि नहीं कहते हैं बिहार में? 1903 में इसने क्या किया था? सीआईडी, ठीक है ना, सीआईडी की जो सीआईडी व्यवस्था की स्थापना इसी ने की थी की स्थापना। चूंकि सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता भी दूं कि इसने काम क्या क्या किए थे, ठीक है। तो 1903 में इसने क्या किया था? सीआईडी व्यवस्था की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। ये लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए इसमें? हाँ जी, आगे बढ़ा जाए इसमें? ओके चलिए, इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। नीरज, हो गया आपका? ये लिख लिया आप लोगों ने? आजाद, दीपशिखा, हाँ जी, जल्दी बताइए ऐप वाले, फटाफट कमेंट करके इसमें अब आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, क्या बात है आज, मतलब मुझे समझ में आ रहा है दिवाली की जल्दी है आज, इसीलिए इतना तेजी हो रहा है, वरना यही कहते मैम नहीं मैम थोड़ा सा रुक के, क्या सोनी, आज दिवाली की जल्दी है, आज मार्केटिंग करना है सबको, इसलिए आज बहुत तन्मयता से क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं सब लोग। चलिए आते हैं आगे। एक चीज और है, 1904 में ना आप लोग जब भी कभी कोई हेरिटेज साइट जाते होंगे, या जो अगर सुना पड़ रहा है मैम, ओहो हो इसीलिए तेजी दिख रही है मुझे आज। 1904 में इसने क्या किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व, आप कभी भी घूमने जाते होंगे तो आप देखिएगा कि लिखा रहता है ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना क्या की थी? इसने की थी। इसको कहते हैं स्टूडेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल, जिसको आप अगर जाएंगे कभी भी, अगर आप ताजमहल भी जाइएगा तो देखिएगा लिखा होता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना इसके द्वारा ही क्या की गई थी? कर्जन के द्वारा, ठीक है ना। ठीक है, क्लास को करने के लिए कभी भी हर्डल मत लीजिए कि करना है। पढ़ाई को शुभम अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब ये तो बोझ टाइप है ना कि ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, जब इंटरेस्ट रुचि लेंगे तो चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी बेकार हो जाएंगी। फिर ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा, ना ही फिर उसका ना तो कोई इंटरेस्ट रह जाएगा, ठीक है। आ जाइए इसमें आगे हम लोग देख, अब मैंने क्या बताया इसका कि सबसे इसका जो सबसे विवादास्पद काम के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ बोल रहे थे शुभम। कोई बात नहीं, चलिए आते हैं। अब देखिए, इसका जो सबसे हाईली कंट्रोवर्शियल वर्क, इसके बाद बात करेंगे, जो इसका विवादास्पद कार्य जो रहा वो था बंगाल विभाजन की घोषणा। हो गया। अब इसके जितने अच्छे काम के बाद आज इसने क्या काम किया? बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। कब किया इसने? 1905 में किया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल डिवीजन का जो अनाउंसमेंट है, बंगाल डिवीजन के अनाउंसमेंट इसने कब किया? 1905 में किया। और ये किस पॉलिसी को फॉलो कर रहा था? ही ओबेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल।
डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति के साथ इसने क्या किया था, इस वर्क को किया था। फूट डालो और राज करो की नीति को इसने क्या किया था, फॉलो किया था। 1905 में इसने क्या किया था, बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, देखिए 20, वैसे तो क्वेश्चन उतना नहीं आएगा, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। 20 जुलाई को इसने क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था। ठीक है ना, ही अनाउंस्ड, इसने अनाउंस किया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। और ये प्रभावी कब से हुआ, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ, प्रभावी, जैसे कहते हैं ना आपने कोई घोषणा की तो वो प्रभावी कब से हो रहा है। जैसे जीएसटी तो आ चुका था पहले ही, लेकिन वो प्रभावी कब से हुआ, कब से वो लागू हो गया, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर से लागू हो गया था। ठीक है ना, ये 16 अक्टूबर से लागू हो गया था बंगाल विभाजन। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा बंगाल विभाजन इसने स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर मैं, और इसका अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इसको रद्द किसने किया था, रद्द का मतलब होता है कि इसको खत्म किसने किसने कर दिया था, या मतलब इस घोषणा को किसने कहा कि नहीं हम इस घोषणा को नहीं मानते, हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, तो वो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। याद रखिएगा, इसके साथ साथ ही जोड़ दे रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया गया था, इस घोषणा की को रद्द किया गया है कब, 1911 में। 1911 में इस घोषणा को रद्द किया गया था। इस घोषणा को क्या किया गया, रद्द किया गया, रद्द किया गया, रद्द किया गया। ठीक है ना, इस घोषणा को कब रद्द किया गया, इट मीन्स दिस, जो ये जो अनाउंसमेंट था, या ये जो चीज़ें जो वो की गई थी बंगाल डिवीज़न की, तो ये कब अबॉलिस्ट कब किया गया, कब समाप्त कर दिया गया, और 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। लाया गया था बंगाल विभाजन किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल में किया क्या गया था, देखिए जैसे ये बंगाल है ना, तो इसमें कर दिया गया इस तरह से डिवीज़न, पूर्वी बंगाल, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपको पश्चिमी बंगाल। डिवीजन क्या था आपका, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के। इसमें कारण क्या था, क्रांतिकारियों का हब हो चुका था बंगाल, ये एक बहुत बड़ा कारण था। क्रांतिकारियों का गढ़ हो चुका था, गढ़ हो चुका था बंगाल। ठीक है ना, यानी बंगाल बिकेम द हब ऑफ रेवोल्यूशनरीज, इट मीन्स बंगाल became the hub of revolutionaries, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरीज का ये क्या था, गढ़ हो चुका था, जिसकी वजह से इन्हें लगा कि इन्हें देखिए 20 जुलाई को मनीला ये अनाउंसमेंट हुआ था, 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर से ये क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। अक्टूबर, 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर से अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए, क्योंकि देखिए सब चीज़ एक साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे इसका बनना और इसका रद्द होना, तो रद्द कब हुआ, ये रद्द हुआ 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द किया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, इसको रद्द किया। और बात करेंगे हम लोग कि ये घोषणा किसने की थी, कर्जन ने की थी 1905 में, 1905 में। और 7 अगस्त से ही हम लोग क्या देख रहे थे कि बंगाल में जब ये अनाउंस कर दिया गया, तो उसके बाद से 7 अगस्त से ही बंगाल में क्या होने लगा था, आंदोलन शुरू हो चुका था। यानी इस प्रकार 1905 के विभाजन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, आफ्टर द डिवीजन ऑफ या सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, हम क्या देखते हैं कि अ न्यू मूवमेंट वाज स्टार्टेड दैट इज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है ना, वो मूवमेंट किस नाम से जाना गया, स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये जो मूवमेंट था, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट कब उठ खड़ा हुआ, तो 1905 के बंगाल डिवीजन से स्वदेशी मूवमेंट उठ खड़ा हुआ। हाँ जी, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। हाँ 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 हाँ, इम्प्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर को। ठीक है, और हाँ, इसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। हाँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि बंगाल डिवीजन तो सबको पता रहता है, लेकिन रद्द किसने किया था ये किसी को नहीं जल्दी याद रहता है। तो ये सब चीजें क्या है, ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ हाँ, अब इसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके।
आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं, अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन। अब आते हैं हम लोग क्या, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है, इसकी अगर बात किया जाए कि ये कब से प्रभावी हो गया, यानी कब से शुरू हुआ या आरंभ हुआ, लिख लीजिए ये कब से आरंभ हुआ। तो एक तरह से समझिए 7 अगस्त, कब से बात कर रहे हैं हम लोग, 7 अगस्त 1905 से हम लोग क्या देखते हैं कि ये आंदोलन जो है शुरू हो चुका था, यानी इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। यानी ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 7, क्योंकि बंगाल जो विभाजन का जो अनाउंसमेंट किया गया तो 7 अगस्त से ही क्या हो गया था, हो हल्ला शुरू हो चुका था, ठीक है ना, हो हल्ला शुरू हो चुका था यहाँ पर। अच्छा, जिस दिन मैंने बताया था ना आप लोगों को कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो अगर आपका क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, शोक दिवस इन द सेंस मॉर्न डे, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब ये जो था बंगाल में शोक दिवस इस विभाजन को लेके कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर को ही पूरे बंगाल में, यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, साइड में जहाँ आपने लिखा है कि 16 अक्टूबर 1905 को हम क्या देखते हैं, पूरे बंगाल में, हम क्या देखते हैं, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। शोक दिवस, शोक दिवस को इंग्लिश में वी कैन से मॉर्न डे, ठीक है ना, शोक दिवस इसको कहते हैं मॉर्न डे, या इसको हम लोग ये भी कहते हैं वो डे, ठीक है ना, WOE, या आप चाहें तो ब्लैक डे भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जो आप चाहें आप लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम जो आप चाहें आप लिख सकते हैं। 16 अक्टूबर को अगर आपका क्वेश्चन ये रहा। अब आते हैं हम लोग, देखिए स्वदेशी आंदोलन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, और इसके मेन लीडर कौन रहे हैं, लीडर के बारे में बात करें, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो किसके नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनके नेतृत्व में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट क्या हो गया था, उठ खड़ा हुआ था, यानी स्टार्ट हो गया था। इट मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लिख लीजिएगा, इन द लीडरशिप ऑफ आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्या हो चुका था, स्टार्टेड हो चुका था। ये अगर हम लोग बात करें कि कब से कब तक चला, इस मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें बात करते हैं हम लोग कब से कब तक चला था, 1905 में स्टार्ट हुआ था, चला था लगभग 1908 तक। ये मूवमेंट कब तक चला, लगभग 1908 तक यह आंदोलन चला, यह आंदोलन चला, ठीक है ना। पर्पस यानी उद्देश्य, अब बात करेंगे कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है ना। तो पर्पस ये था, बायकाट ब्रिटिश गुड्स, जो भी ब्रिटिश सामान है, बायकाट ब्रिटिश गुड्स, यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। क्या था इसमें हम लोगों को, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, बायकाट ब्रिटिश गुड्स करना क्या था हम लोग को। देखिए 1905 से 8 तक चला ये, पर्पस क्या था, तो बायकाट ब्रिटिश गुड्स, यानी कि जो भी अंग्रेजी वस्तु है उसका हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बहिष्कार करना है, ठीक है। करना क्या है इसका, हम लोगों को बहिष्कार करना है। इसमें कुछ अलग अलग क्या हम लोग देखते हैं, संगठन भी बना, संगठन इन द सेंस कि यहाँ पर एक संगठन हम लोग देख रहे हैं, अश्विनी कुमार दत्त, याद रखिएगा अश्विनी कुमार दत्त। ये वो दौर था जो भारत में पहली बार क्या हुआ था, लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जागी थी। अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम था स्वदेश बांधव समिति। क्या नाम था उसका, स्वदेश बांधव समिति। नाम क्या है, स्वदेश बांधव समिति,
स्वदेश, देखिए स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, ठीक है ना, और बांधव मतलब होता है भाई, ठीक है ना, स्वदेश बांधव यानी वो स्वदेशी भाई जिनसे जुड़ा हुआ ये मूवमेंट है, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, ये संस्था बनाई थी, स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बनाई गई थी। याद रखिएगा, ये स्वदेशी मूवमेंट जो है इसमें करना क्या था। अब देखिए इस बाइकॉट में क्या था, जो विदेशी माल जो भी होते हैं या जो भी कपड़े हुए उसका बहिष्कार, महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों का बहिष्कार किया। उसके अलावा आपको मैं बता देती हूँ, लोगों ने नाई जो होते हैं यानी कि जो नाई जो थे उस टाइम पे, तो उन लोगों ने, वैसे आप लोग लिखते चलिए, मैं साइड में बोल देती हूँ, ठीक है, लिख लीजिए इसे। यहां तक समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है। हाँ जी नीरज, लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए इसमें। आज मुझे नीरज की स्पीड देख करके ताज्जुब हो रही है। बहुत फास्ट लिख रहा है आज तो, गजब। आज विष्णु नहीं है क्या क्लास में? विष्णु आज आप क्लास में है या नहीं है? अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। काम करना है ना मैम। मुझे दिख रहा है, उस काम का असर दिख रहा है मुझे। मार्केट भी जाना है, बाप रे बाप बहुत काम है, ओहो। सही बात है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, आज आप लोगों के ऊपर काफी बर्डन है। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये जो था ना, यानी स्वदेश बांधव समिति किसने बनाया था? अश्विनी कुमार दत्त ने बनाया था। बस लिखाते क्या है, खुद भी नहीं पढ़ पाते नीरज, लिखते क्या है खुद। शिवानी आप उनका नोट्स देखी हैं क्या? हाँ। चलिए, अच्छा तभी कह रही हैं कि मैम नहीं मैं समझ पाती। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोगों को, ये स्वदेशी मूवमेंट का चल रहा है मामला। इसमें देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी मूवमेंट में हम लोग क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ के हम लोग क्या देखेंगे, मैंने क्या किया कि एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है नाई धोबी बंद, ठीक है, नाई धोबी बंद। अगर गलती से भी ये टर्म आ जाए आप लोगों का कि नाई धोबी बंद, इसको ना इंग्लिश में भी छवि हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, नाई को नाई लिखेंगे ना, NAA, नाई हो जाएगा NAA। रुक जाइए, नाई में क्या लिखेंगे, NAAI, नाई धोबी। अगर आपका कभी आ जाए क्वेश्चन कि नाई धोबी बंद कौन से आंदोलन में चलाया गया था, तो ये स्वदेशी, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान चलाया गया था। अब क्या था भाई नाई धोबी बंद, देखिए नाई और धोबी ने कह दिया कि ना तो हम ब्रिटिशर्स के बाल काटेंगे, यानी जो हजामत करते हैं वो करेंगे, और ना ही इनके कपड़े धोएंगे। बस ये था, इसे समझ लीजिएगा, ब्रिटिशर्स के ना तो हम कपड़े धोएंगे ना तो उनके बाल काटेंगे। तो ये नाई धोबी बंद के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ कब था, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके अलावा हम लोग बात करें कि साहित्य के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का जो काल था ये स्वर्ण काल माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का काल, स्वदेशी आंदोलन का जो काल है, आंदोलन का काल जो है यह क्या माना जाता है, यह स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल, ठीक है ना, गोल्डन एरा माना जाता है। दिस पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा फॉर लिटरेचर, गोल्डन एरा। क्योंकि देखिए जब तकलीफ होती है तो ही आपका क्या होता है, कलम उठता है। गोल्डन एरा इसे माना जाता है, यह काल आंदोलन काल स्वर्ण काल माना जाता है। इंग्लिश मीडियम यानी दिस एरा इज नोन एज गोल्डन एरा फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या देखते हैं, ये गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए आप लोगों ने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस जो कविता है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, नाम सुना है? इसको कहते हैं हाँ आमार सोनार बांग्ला, यानी मेरा सोने जैसा बंगाल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है
मेरा सोने जैसा बंगाल, ये लिखा किसके द्वारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसी दौरान लिखा था इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर के दौरान। अब आप बोलिएगा कि मैम इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला, ये कौन से आंदोलन के समय या कौन सी घटना के समय मतलब हुई थी ये? तो हम लोग देखते हैं ये आप कह लीजिए बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने लिखी थी ये कविता आमार सोनार बांग्ला। और राइट नाउ दिस इज नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ये हम लोग क्या इसको देखते हैं कि राइट नाउ दिस इज नेशनल एंथम, यानी अभी के टाइम पर राइट नाउ दिस इज नेशनल एंथम, दिस इज नेशनल एंथम, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ऑफ बांग्लादेश। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश का क्या है? ये राष्ट्रगान है अभी के समय पे, ठीक है ना? क्या लिख दिया मैंने? देखिए ये क्या है? बांग्लादेश का ये क्या है? अभी राष्ट्रगान है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब देखिए था क्या, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। अगर ये तो हो गया, चलिए ये है, ठीक है। और राखी भी मैंने जैसे आप लोग एक बार लिखवाया भी था। यहाँ पर आते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि 1907 तक आते आते, याद रखिएगा 1907 तक आते थे क्या होता, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता क्या हो गए थे? गिरफ्तार किए गए थे। कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है ना, कर लिए गए। इसमें 1907 तक आते आते। इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब यानी कि ये जो टाइम पीरियड था, ठीक है, तो 1906 के कलकत्ता कांग्रेस में एक क्वेश्चन आता है, स्वराज की मांग पहली बार किसने की थी? ठीक है, स्वराज, अब हमारा राज्य होना चाहिए, हमारा रूल होना चाहिए। तो 1906 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में ये मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने उठाया था, ठीक है। ये मांग किसने उठाया था पहली बार? आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए 1906 के कलकत्ता कांग्रेस, सब कहानी क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, अधिवेशन में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई। ये क्वेश्चन ना आ चुका है, स्वराज की मांग किसने की थी? स्वराज की मांग की गई फॉर द फर्स्ट टाइम। स्वराज जो है इसको अपना एम रखा गया, किसने के द्वारा रखा गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब किया गया था ये? ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस में इसका जो है डिमांड किया गया था। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए चूंकि क्या है 1885 के बाद जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से दो तरह के काम चल रहे थे। एक थे इसमें लिबरल्स, ठीक है, जिसको कहा जाता है मॉडरेट, और एक जो थे 1907 में क्या लिखी थी? अच्छा, 1907 में बड़े बड़े जो लीडर्स थे ना वो गिरफ्तार कर लिए गए थे मनीला। देख लीजिए 1907 में जो भी लीडर्स थे ना वो क्या हुए थे, बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी, अरेस्टिंग हुआ था बड़े लेवल पर, ठीक है। मनीला जो भी बड़े लेवल पे जो अरेस्टिंग है वो होना शुरू हो चुका था 1907 में। अच्छा, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें भारत का ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखा गया। महिलाएं जो है पहली बार भारत के किसी आंदोलन में सक्रिय दिखी तो वो स्वदेशी आंदोलन था। इसमें आप लिख सकते हैं, इस आंदोलन में पहली बार, इस आंदोलन में क्या हम लोग देख रहे हैं? पहली बार महिलाएं सक्रिय दिखी, ठीक है ना, महिलाएं सक्रिय दिखी या सक्रिय हुई इसमें। फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेशन, मतलब वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन हम लोग किसमें देख रहे हैं सबसे ज्यादा? ये समझने की चीजें हैं, इसको ध्यान में बस रखिएगा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भारत के किस आंदोलन से शुरू हुआ था? दैट वाज फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कहाँ चला गया वो? हाँ, ठीक है, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन 1906 में क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये चीजें थी। समस्या क्या थी कि 1895 से लेकर के 1906 तक ये एक ऐसा काल हो चुका था कि कांग्रेस में ही क्या हो चुका था? वैचारिक मतभेद हो गया था। कांग्रेस पार्टी में हम लोग क्या देख रहे हैं?
कांग्रेस पार्टी में क्या हो चुका था, पार्टी में वैचारिक मतभेद पैदा हो चुका था। वैचारिक मतभेद क्या हो चुका था, बेसिकली दिस टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में कहा जाएगा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, दो तबका तैयार हो गया, ठीक है ना। दो तबका क्या हो चुका था, तैयार हो गया था। एक था मॉडरेट लीडर्स का, एक था मॉडरेट लीडर्स जिसको कहा जाता है नरमपंथी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नरमपंथी। और दूसरा जो था ये था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, और दूसरा जो था वो कौन सा था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गर्मपंथी, इसे क्या कहा जाता है, गर्मपंथी। तो वैचारिक मतभेद क्यों भाई, क्योंकि 1885 से देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई है, और ये जो समय था 1907 तक एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका था। तो इन्हें लगता था, जो स्पेशली जो ये जो है, इनका मानना था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको स्वराज चाहिए भी या हमें आज़ादी चाहिए भी तो हम एप्लीकेशन देंगे। इनका जो पर्पस था, समझिए, मॉडरेट्स क्या चाहते थे, इनका कहना था कि हम क्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, या फिर हम अपनी बात रखेंगे, बात रखना, डायलॉग स्थापित करना, तो इस तरह से, या वार्ता करेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, आज़ादी जो है या फिर स्वराज हमें मिल सकता है, ये इनका पर्पस था। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था नहीं, इससे नहीं मानेंगे अंग्रेज, हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर अटैक करेंगे। इनका क्या मानना था, अटैक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम अगर ये ना सुने तो गोली वोली भी चला सकते हैं हम, जो भी हो सकता है, गोली चलाना, ठीक है ना। उसके अलावा हम इनके खिलाफ क्या है, बहुत सारे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। देखिए, चाहिए दोनों को स्वराज, ठीक है, मुद्दा ये था, चाहिए दोनों को स्वराज, बस क्या है, रास्ते थोड़े से अलग थे। एक हिंसा में विश्वास कर रहा है, हिंसा इन द सेंस कि अगर ये ना माने तो बहुत हो गया, अनुनय अनुनय विनय नहीं, अब होगा युयुत्सा। ये बाल गंगाधर तिलक का डायलॉग था, अनुनय विनय नहीं, अब होगा युयुत्सा। इसका मतलब होता है कि बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब आपका बहुत हमने क्या किया है, सम्मान कर दिया, और हमने बहुत दिन तक एप्लीकेशन और ये सब हमने दे दिया, अब जो है फाइनल, अब हमें क्या करो, अब हम अपने तरीके से डील करेंगे। तो ये इन लोगों का मानना था, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जिनको गर्मपंथी बोलते हैं। मॉडरेट जो थे, तो एक तरह से समझ लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी में ये जो था, ये बेसिकली क्या था, दिस वाज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कांग्रेस पार्टी एंड दिस वाज द फर्स्ट डिवीजन। ये पहला विभाजन था कांग्रेस पार्टी में, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, दो तबका इमर्ज होता है, एक जो कहलाया नरमपंथी और दूसरा क्या कहलाया, गर्मपंथी, ठीक है। तो अगर गर्मपंथी के बारे में बात करें तो इनके ये जो थे, यहाँ पर दो तबका देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग को दिखता है, ठीक है ना, दो तबका दिखता है हम लोगों को। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पूछ दिया जाए कि ये जो गर्मपंथी जो थे, ये किनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे भाई, बाकी तो जो जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, दिन शाह वाचा हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, ये सब तो इसमें है, आपको नरमपंथी में है, मॉडरेट्स में है। और गर्मपंथी जो है वो आंदोलन बेसिकली चला किसके नेतृत्व में, देखिए तीन लीडर थे, लाल, बाल और पाल, लिख लीजिएगा। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाल बल और बिपिन चंद्र पाल, और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लीडर्स थे मेन गर्मपंथी के, ये ध्यान रखिएगा। रेस्ट जो लीडर्स बचे वो तो नरमपंथी हैं ही, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन थे गर्मपंथी, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे कौन। तो इनको बेसिकली कहा जाता है, इस जोड़ी को, लाल, बाल और पाल। ये जोड़ी कौन सी कहलाती है, जोड़ी लाल, बाल और पाल के नेतृत्व में। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, और बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये हैं बंगाल, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसकी परिणति, यानी इतना ज्यादा विरोध हो चुका था एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इतना ज्यादा यहाँ पर क्या हो चुका था, आपस में इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुके थे। इसकी परिणति हम लोग क्या देखते हैं, 1907 का सूरत डिवीजन, इसको कहते हैं सूरत डिवीजन, जिस नाम से ये बेस फेमस है, इसको कहा जाता है सूरत विभाजन,
इसे क्या कहा जाता है? सूरत विभाजन। अब ये क्या था भाई, इसमें प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, जो कांग्रेस पार्टी से क्या किया गया, मतलब गरम दल और नरम दल, एकदम ये क्लियर हो चुका था कि एक पार्टी क्या हो चुकी है, गरम दल, और एक पार्टी क्या हो चुकी है, नरम दल। ठीक है, एक पार्टी नरम दल है, एक पार्टी गरम दल है। तो इसमें हुआ क्या कि इस अधिवेशन में सूरत में कांग्रेस का क्या था, यहाँ पर क्या हो रहा था, सूरत में कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन था, और इसमें था क्या, अध्यक्ष पद को लेकर बात चल रही थी। तो अध्यक्ष पद को लेकर, यानी अध्यक्ष पद को लेकर नरम दल अपना कैंडिडेट चाहते थे, यानी अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे। ठीक है, और जो गरम दल है, यहाँ पर आ जाइए, और बात करें जो गरम दल है, ये अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा क्यों? प्रतिनिधित्व चाहते थे। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का कारण ये था, ये दोनों के दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव चाह रहे थे, जिसके कारण हुआ क्या, इस अधिवेशन में खूब कुर्सियां चली, मारपीट हो गई बहुत बड़े लेवल पर। तो बाद में कांग्रेस ने ये कहा कि बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट का क्या हुआ है, यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देती हूँ। एक तो 1907 का सूरत में आपको दिखेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको कहा जाता है आचरण जो है आपको खराब नहीं करना है एनी हाउ, तो कोड ऑफ कंडक्ट का जो रूल है वो 1907 में तोड़ा गया था। और दूसरी बार वो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, जब सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन गांधी जी ने कह दिया था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया थे, और सुभाष चंद्र बोस सेकेंड टेन्योर के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसे में हुआ क्या कि वहां पे भी क्या हो गया कि खूब कुर्सियां चली कि नहीं, क्यों नहीं, हमारे बोस जो हैं वही बनेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इच्छा से कहे कि जब गांधी जी प्रसन्न नहीं हैं तो हम अपने आप को साइड करते हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ था कि वहां पर भी इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो लोग थे उनके बीच में भी वहां पे काफी क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 बार हम लोग क्या देखते हैं पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट आचरण को कहाँ पर जो है वो बिल्कुल अपने बिहेवियर को क्या किया गया, भूल गए कि भाई हम लोग लीडर्स हैं, और मारपीट सब शुरू हो गई थी। तो वो हम लोग कब देख रहे हैं, वो बेसिकली होता है 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी देखने को मिलता है, और पहली बार 1907 के सूरत अधिवेशन में मिलता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अध्यक्ष पद इन द सेंस कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए छवि यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए दे फाउट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर दे फाउट फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट। दैट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे वांट्स दैट देयर रिप्रेजेंट विल बी द नेक्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, एंड जो मॉडरेट्स हैं, दे वांट्स दैट देयर रिप्रेजेंटेटिव विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो यहीं पर जाकर के क्या हो गया था, मामला फंसा। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो गरम दल वाले हैं ना, वो गरम दल वालों को प्रॉपर कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया। निष्कासित इन द सेंस कि हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। 1907 के बाद हुआ क्या था, गरम दल वालों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया। आचरण के कारण कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया। यहाँ पे एक चीज मैं और जोड़ दूंगी आपको, तो इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। निष्कासित का मतलब होता है एक तरह से इनको हटा दिया गया कि अब आप कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते। अगर आपकी क्वेश्चन अगर कभी ये आ जाए कि जो 1907 के विभाजन में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल वालों का जो निष्कासन हुआ था, उसको कब रद्द किया गया, रद्द यानी से ये है कि इनकी फिर से री एंट्री कब होती है, तो याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनकी दोबारा वापसी होती है। ठीक है, यहां निकाले गए थे, और 1916 के किस में हम लोग देख रहे हैं, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है ना, 1900 जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ अधिवेशन से क्या हुई थी, इनकी पुनः वापसी हो गई थी, जिसको हम लोग वी कैन से री एंट्री, इसे हम लोग क्या कहेंगे, री एंट्री। क्लियर हुआ ये? हाँ जी, मनीला दीपशिखा नहीं लिखा रहता है। हाँ जी,
ये क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि कब अलग हुए थे, ये 1907 में अलग हो गए थे। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, देखिए है क्या, आप जहां तक सोचते हैं क्वेश्चन वहां तक नहीं हो सकता, मे बी सम टाइम आपकी सोच से परे जा सकता है, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 1907 में निकाले गए थे, 1916 में इनकी फिर से री एंट्री हुई थी, ठीक है ना। एक्सट्रीमिस्ट की जो री एंट्री हुई, दोबारा इनकी पुनर्वापसी हुई, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन से हुई थी। क्लियर है, यानी हर घटना क्या है, एक दूसरे से आगे की कड़ी जुड़ी हुई है। चलिए, हो गया यहां तक। छवि आपको समझ में आ गया इसमें, यहां कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से क्या करना, ध्यान रखना कि यहाँ ये क्या हुए, हटाए गए, लेकिन 1916 में क्या हो गई, इनकी फिर से एंट्री हो गई, ठीक है ना। इनकी फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एंट्री हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग अभी क्या देख रहे थे यहाँ पर कि जो मूवमेंट चला। अब आते हैं, देखिए जो हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मूवमेंट जो हैं चल रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट मूवमेंट था, बड़ा मूवमेंट, इसको भी लिख ही लीजिए। यानी आफ्टर स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेशी मूवमेंट के बाद भारत में जो नेक्स्ट मूवमेंट हम लोग को दिख रहा है, वो है आपको होम रूल लीग मूवमेंट। वो क्या है आपका, होम रूल लीग मूवमेंट। हाँ जी, एनी बेसेंट बिहार में कितनी बार आई थी, कितना, 2 बार आई थी। कब, 1917-18 कब आई थी, 1918 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार 18 जुलाई को आई थी, एक बार 25 जुलाई को आई थी, ठीक है। मुरारी बोल रहे थे आप, अच्छा संतोष, क्लियर हो गया संतोष, 2 बार आई थी, एक बार याद रखिएगा 18 को और एक बार 25 जुलाई को, ठीक है, ठीक है, भूलना नहीं है बिहार को, इसे ध्यान में रखना है आपको। होम रूल लीग मूवमेंट, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये किसके दिमाग की उपज थी, तो ये एनी बेसेंट, किसके दिमाग की उपज थी, ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के दिमाग की क्या थी, ये उपज थी, इन द सेंस कि एनी बेसेंट ने सबसे पहली बार इनकी एक पत्रिका आई थी जिसका नाम क्या था, कॉमनवेल, ठीक है, कॉमन, सॉरी WEE लिख दिया, WILL, विल, कॉमनवेल, ठीक है ना। इसका नाम क्या था, कॉमनवेल, कॉमनवेल नाम था। इसमें इन्होंने पहली बार किसके बारे में बात किया था, इसमें इनके द्वारा बताया गया था होम रूल के बारे में। इसमें इनके द्वारा किसके बारे में बताया गया था, होम रूल, यानी होम रूल का मतलब ही होता है खुद का शासन। होम मतलब होता है घर, और रूल का मतलब होता है शासन, यानी घर पर अपना शासन। याद रखिएगा, एनी बेसेंट के बारे में कोई पूछ देता है कि ये कहाँ से थे, बिलोंग करती थी, बेसिकली शी वाज फ्रॉम आयरलैंड। ये कहाँ से थी, आयरलैंड से थी, एक आयरिश महिला थी। ये कौन थी, आयरिश महिला थी, ठीक है ना, आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट के बारे में बात करें हम लोग, तो होम रूल मूवमेंट जो है, इन्होंने पहली बार अपनी पत्रिका कॉमनवेल में होम रूल के बारे में लिखा था, होम रूल के बारे में लिखा था। कब की बात है ये 1914 की बात है, जब इन्होंने लिखा था, के बारे में लिखा था। 1914 में इन्होंने बताया था कि एक अपना शासन होना चाहिए। भारत के कंटेक्स्ट में भी इन्होंने क्या किया था, बताया था कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग, अगर इसमें हम लोग नेक्स्ट बात करें कि होम रूल मूवमेंट जो है वो होना चाहिए, इसके बारे में किसने बात की थी, या किसके द्वारा ये बात की गई थी कि ये स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए 2 लीडर्स हम लोग देख रहे हैं होम रूल लीग में, 2 इसके क्या है, लीडर्स हैं, 2 क्या है इसके लीडर्स हैं। एक तो हो गई आपको एनी बेसेंट, एक कौन हो गई, एनी बेसेंट, एक हो गए आपको बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, 2 हो गए, एक एनी बेसेंट, एक बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो अब बात करें कि देखिए इन लोगों ने क्या किया था, अपना अपना क्षेत्र जो है वो बांट लिया था। तो अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनको एरिया, इन्होंने क्या किया था, अपना क्षेत्र लिया था। क्षेत्र का क्या था भाई, वो था इनका मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रांत का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, मध्य देश जिसको बोलते हैं, और कौन सा है, बरार है, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो इनको कौन कौन सा जगह मिला, देखिए बंबई, ठीक है ना। इनको क्षेत्र कौन कौन सा मिला था, बंबई मिला था। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको कर्नाटक और शेष भारत, पूरा का पूरा भारत जो है ये यहाँ क्या कर सकती थी, मूवमेंट कर सकती थी।
बम्बई, कर्नाटक, शेष भारत सब इनके एरिया में आया। तो एनी बेसेंट का होम रूल का था मतलब अपना शासन हो। इनका ये कहना था कि अगर थोड़े बहुत अगर छूट के साथ अगर ब्रिटिश सरकार मानती है या मान लेती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना शासन स्टार्ट कर सकते हैं भारत में। और यही ये आंदोलन का इन लोगों का क्या था, थीम था, होम रूल यानी खुद का शासन हो, जिसके लिए इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, बड़े लेवल पर एक आंदोलन चलाया जिसको होम रूल लीग मूवमेंट भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कब, अच्छा कब हुआ था ये आंदोलन, शुरू कब हुआ, 1916 में। याद रखिएगा ये मूवमेंट शुरू कब हुआ है, 1916 में। ये आंदोलन कब चला, 1916 में। होम रूल की अगर बारे में बात करें तो इसकी शाखाएं यानी इसकी विंग सबसे ज्यादा भारत में कहां पर थी, इसकी शाखाएं जो है सबसे ज्यादा कहां पर काम कर रही थी, तो मद्रास में। कहां पर काम कर रही थी, मद्रास में। जो आज का चेन्नई है ना, वो उस टाइम पे क्या कहलाता था, मद्रास कहलाता था। ठीक है, जो आज का चेन्नई है वो कहां से, वो क्या कहलाता था, आपको मद्रास कहलाता था। क्या क्या, हाँ 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 हाँ, महाराष्ट्र से थे ये। ठीक है ना। तो देखिए बंबई में जैसे मैं बता रही हूँ इनको, महाराष्ट्र का क्षेत्र था, लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्र में बंबई छोड़कर, बंबई बहुत मेन जगह है, वो नहीं दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र, ये लिख सकते हैं महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र, के अन्य क्षेत्र। ठीक है ना। बंबई में मद्रास कहां से आ जाएगा, बंबई में मद्रास कहां से आ जाएगा, सुनिए महाराष्ट्र, मैंने क्या लिखा है, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र। महाराष्ट्र जो था उस टाइम पर, ध्यान से सुन लीजिएगा, महाराष्ट्र में बंबई आता है। ठीक है, तो बंबई वाला जो एरिया था, जैसे सपोज दैट बिहार में पटना आता है ना, तो पटना छोड़ करके कहा जाए कि बाकी सारा एरिया जो है वो आप देखिएगा, तो वही था, वैसे ही सेम था बाल गंगाधर तिलक के साथ, किनको बंबई छोड़ दिया गया था। बंबई छोड़ के महाराष्ट्र में देखिए पूना है, नागपुर है, बहुत सारी जगह है, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, अपने मूवमेंट को चला सकते हैं। क्लियर हुआ संतोष। ठीक है, तो एरिया दे दिया गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार किसका था, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार किसका है, एनी बेसेंट का है। तभी तो एनी बेसेंट बिहार गई है इस आंदोलन के सिलसिले में। इसका मतलब बिहार वाला क्षेत्र किसको मिला है। ठीक है, तो समझ गए ना। तो इसका मतलब ये है कि देखिए महाराष्ट्र का एरिया, मतलब महाराष्ट्र में बंबई, स्पेशली बंबई मिला था एनी बेसेंट को, पूरा कर्नाटक और शेष भारत का मतलब ही हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया, जितना भारत का क्षेत्र है वो सब एनी बेसेंट को मिला। तो उसमें आपका बिहार भी है, जहां एनी बेसेंट 2 बार आई थी इस आंदोलन के सिलसिले में, बिहार के पटना में पहुंची थी वो। ठीक है, इसकी सर्वाधिक शाखाएं कहां पर थी, सबसे ज्यादा शाखाएं इसकी कहां पे थी, हम लोग देखते हैं मद्रास में थी। ठीक है, और इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा कि देखिए 1917 में एनी बेसेंट क्या हुई, 1917 में एनी बेसेंट को क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस आंदोलन का इंपैक्ट था ये 1917 में एनी बेसेंट को। ठीक है ना, 1917 में एनी बेसेंट को INC समझ लीजिएगा आप लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। लिख लीजिएगा इसे, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की यह अध्यक्ष बनी। और ये पहली भारतीय थी, पहली भारतीय नहीं यानी कोई पहली महिला थी जो कि पहली बार क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करना है, यानी इसका प्रभाव था, प्रभाव इन द सेंस कि खुद का शासन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को स्थापित करना है, खुद का शासन क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर स्थापित करना है। और उससे ही हम लोग आगे क्या करेंगे उससे ही आगे क्या करना था, उससे आगे यही आगे की नीति ये थी इन लोगों की कि उसके आगे जो है अपना हम लोग धीरे धीरे जो है अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। तो ये था बेसिकली क्या, अगर बात की जाए कि होम रूल लीग मूवमेंट, सुन लीजिएगा ध्यान से, होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये आंदोलन जो था एक बड़े लेवल पे चलाया गया मूवमेंट था भारत में। स्वदेशी मूवमेंट के बाद अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ा मूवमेंट था जो स्टार्ट किया गया था 1916 में, किसके द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ये वही हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से आते थे, गरम दल से आते थे ये।
पहले अब आपको बता रही हूँ, इस टाइम तक आते थे ना, बाल गंगाधर तिलक की एज हो गई थी थोड़ी, ठीक है ना, थोड़ी एज हो गई थी, तो थोड़े विचार भी क्या हुए थे, अब पहले जैसे उग्र नहीं रहे। तो अब ये इस फेवर में थे कि ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स मानते हैं तो हम लोग उनके अंडर में ही सही लेकिन अपना शासन शुरू कर देंगे। समझ में आई बात? जैसे आप जब यंग होते हैं तो खून खौलता रहता है ना, ब्लड आपका क्या होता है, गर्म होता है, और आप जो है नित नए नए क्या कर सकते हैं। तो जब ये यंग थे तो भाई आपको बता दूं, अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए कि पत्रकारिता के लिए पहली बार जेल कौन गए थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने ही क्या किया था, महाराष्ट्र में वहाँ के राजे रजवाड़ों के द्वारा कुछ करने की वजह से, तो ब्रिटिशर्स की खूब इन्होंने मुखालफत की थी। मुखालफत इन द सेंस बहुत अगेंस्ट में लिखा था कि प्लेग जो है फैल रहा है और ये सारी चीज़ें। तो पत्रकारिता के लिए पहली बार, जर्नलिज्म के लिए पहली बार मैं बता देती हूँ कि जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक ही थे, ठीक है। तो एनी बेसेंट का हम लोग क्या देखते हैं कि इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण दिखता है। ये पहली अध्यक्ष दिखती है, महिला अध्यक्ष दिखती हैं हम लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो अब तक, जब से 1885 से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, तब से लेके अब तक कोई भी महिला यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास भी होगी क्या? नीरज, आज आप मार्केटिंग आज 1 बजे के बाद ही कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए आप लोग। ये था, अगर पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ, ये पत्रिका पूछ देता है तरह में। हाँ, देखिए एक चीज बताऊं सत्यम, उस टाइम के लोग ना ज्यादा सिंपल हुआ करते थे और बहुत सभ्य हुआ करते थे। उस टाइम पर इतना शोबाजी नहीं था, चीजें जितनी थी ना, जितनी दिखती थी उतनी होती थी। अब क्या है, जो दिख रही है वो एक्चुअल में है नहीं, उसके पीछे कुछ और चल रहा होता है। क्या सत्यम, एम आई राइट? है ना। अब भी के टाइम पे वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि जो हमें दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, क्या वही चीजें हैं। इतनी कहानियां है ना, दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है अभी के समय पे। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। तो ये एक मूवमेंट था, होम रूल लीग मूवमेंट, जो चला था भारत में 1916 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये धीरे धीरे जब इसका प्रभाव, इम्पैक्ट यही था। और एक चीज याद रखिएगा, आंदोलन कोई भी कुछ क्षणिक पल के लिए नहीं होता है। ये होता है कि इसको चलाते रहिए जब तक कि कोई दूसरा मूवमेंट ना खड़ा हो जाए। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये मूवमेंट जो था चला था। इसमें ना कुछ चीजें पॉइंट रह गई हैं, जो मैं लिखवा दे रही हूँ आप लोगों को, लिख लीजिएगा। हाँ जी, कुछ पॉइंट जो है वो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ पॉइंट जैसे ये, यहां तक हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? नीरज, यहां तक लिख लिया? ये नाजिम, लिख लिया आपने? स्वाति, लिख लिया आपने? आगे बढ़ूं इसमें? कुछ पॉइंट है जो मैं अब सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट जो रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, चंपारण सत्याग्रह मैं पढ़ा चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि चंपारण सत्याग्रह पढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन से ही क्या करेंगे, शुरू करेंगे। एम आई राइट? मैंने चंपारण मूवमेंट पढ़ा दिया है ना पूरा का पूरा, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें मुझे कुछ पढ़ाना है न्यू। वो पूरा आपने बहुत डीप में पढ़ा है चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए, क्या करते हैं हम लोग, बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट जो रह गया, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बता दूं, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, क्वेश्चन सुन लीजिएगा कब बनेगा। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, 1906 में। कब हुई है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में। और हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि ठीक है, 1906 में हम क्या देख रहे हैं, इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि इसको सपोर्ट किसने किया था बहुत ज्यादा, तो लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था। इट मीन्स लॉर्ड मिंटो ने क्या किया है, काफी ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है ना। अगर मुस्लिम लीग स्टार्ट हुआ था या स्टैब्लिश हुआ तो विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड मिंटो। इन लोगों की स्ट्रैटेजी थी कि इनके बीच से ही एक नई पार्टी निकाल दी जाए, या एक ऐसा असंतोष क्रिएट कर दें हम लोग कि इन्हें लगने लग जाए कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक अवर न्यू पार्टी। तो इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लीग जो है, तो इनका एक शिष्टमंडल जो था, अगर पूछा जाए कि पूरा का पूरा ग्रुप जो है, एक शिष्टमंडल, ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स जो है, वो किसके नेतृत्व में जाकर के मिला था, लॉर्ड मिंटो से। तो आगा खां के नेतृत्व में, याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में। अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, इसको लिख लीजिएगा। एक पूरा का पूरा शिष्टमंडल मिला था किससे, लॉर्ड मिंटो से जाके। एक पूरा का पूरा शिष्टमंडल किससे मिला था, लॉर्ड मिंटो से जाकर के मिला था, ठीक है ना। आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में।
के नेतृत्व में। अब बात करें कि ये जो मुस्लिम लीग है, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें कि ये मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश कहाँ पर हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को, याद रखिएगा। स्थापना कब हो रही है इसकी, इसका 30 दिसंबर। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 30 दिसंबर 1900 से, ठीक है। बांग्लादेश के, यानी कहाँ पर हुआ था, जगह पूछा जाए कहाँ, जगह अगर पूछा जाए, प्लेस कौन सा जगह था यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें प्लेस के बारे में, जगह कौन सा था, तो जगह देखिए था ढाका। कौन सा, ढाका, यानी जो कहाँ पर है, बांग्लादेश में। इसको प्रोमोट कौन कर रहे थे, ये याद रखिएगा, इसको प्रोमोट कौन कर रहे थे ठीक है। तो फाउंडर के तौर पर कौन थे इसमें, तो ढाका के नवाब, ढाका के नवाब इनका नाम था सलीमुल्लाह। क्या नाम था इनका, नाम था सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। ये क्या थे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग स्थापित हुआ था। अब बोला जाए यहाँ पर कि मुस्लिम लीग के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, यानी कि जो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो देखिए इनका नाम था, लिख लीजिएगा इसे, हाँ, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। हिज नेम वॉज वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। वकारुल मुल्क के नाम से आता है, मैंने फिर भी पूरा नाम बता दिया है। हिज नेम वॉज वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। क्लियर है ये। मुस्लिम लीग के बारे में बात करें तो अगर अब बात किया जाए कि कौन से वॉयसराय ने इसे बहुत सपोर्ट किया था, तो लॉर्ड मिंटो के सपोर्ट में, और ये लोग चाहते थे कि इनके बीच फूट पड़ जाए या किसी तरह से क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। तो उस फूट के लिए इन लोगों ने क्या किया कि मुसलमानों को पूरा का पूरा क्या किया, मोटिवेट किया कि ठीक है देखिए आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ये वो। और ये लोग भी क्या हो गए, बिल्कुल एक पूरा शिष्टमंडल गया आगा खां के नेतृत्व में मिलने के लिए लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो ने कहा ठीक है, हम लोग आपको हर तरह का हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप स्थापित कीजिए। तो ये लोग कहां पहुंचे, ढाका। ढाका के नवाब कौन थे, सलीमुल्लाह। इनके सहयोग से हम लोग क्या देखना है, एक नई पार्टी बन गई, और वो पार्टी कौन सी कहलाई, मुस्लिम लीग। कब स्थापित हुई, 30 दिसंबर 1906 को। इज इट क्लियर, हाँ जी क्लियर है ये। ठीक है। तो अगर इसमें कहीं भी बस एक चलते चलते लास्ट 5 मिनट कर लिया जाए हम लोग, लखनऊ पैक्ट, ये भी फाइनल हो जाएगा हम लोगों का, कर लिया जाए। चलिए आइए लास्ट हम लोग कर लेते हैं अब, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, इसे क्या कहा जाता है, लखनऊ समझौता। तो आप समझ गए, वहां एक पार्टी बनी। ये कब हुआ है, 1916 में। ये कब बना है, उन लखनऊ पैक्ट में 2 काम हुआ था, बस ये समझिएगा। एक तो गरम दल की वापसी कांग्रेस पार्टी में, गरम दल की वापसी कहां पर, कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में री एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, री एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, री एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। और दूसरा क्या होता है, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी को, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस पार्टी को सहयोग दे दिया गया, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया गया। इट मीन्स मुस्लिम लीग ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया, सपोर्टेड आईएनसी। आईएनसी लिख दे रही हूँ, समझ जाइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसने क्या किया था, सपोर्ट कर दिया था। देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ, जब से मुस्लिम लीग बनी थी, ध्यान दीजिएगा, जब से मुस्लिम लीग बनी थी तब से समस्या क्या आ रहा था, समस्या ये हो रहा था कि मुस्लिम लीग के बनने के बाद ये लोग कोई बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं खड़ा कर पा रहे थे। मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाने के कारण जो समस्या आई, वो समस्या ये थी कि एकजुटता नहीं हो पा रही थी, कोई बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, कोई बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इस मूवमेंट के नहीं स्टार्ट होने के कारण इन लोगों को लगा कि हम सब जो अलग अलग चल रहे हैं, इससे ही क्या हुआ है, हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यही किया अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, किसके नेतृत्व में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे इसमें, लड़की नहीं है ये, जेंट्स है, अंबिका चरण मजूमदार।
किसके नेतृत्व में हो रहा है ये? अंबिका, ठीक है ना। अध्यक्ष, जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ, इसके प्रेसिडेंट कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे इसमें? तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। छवि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी से मिलने गए थे, वो यहीं मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें पैक्ट का मतलब होता है समझौता, पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता, ठीक है ना। तो ये समझौता क्या था भाई कि इसमें गरम दल की यानी री एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हो गई। और दूसरी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मुस्लिम लीग है उसने सपोर्ट कर दिया किसको? कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इनके अलग अलग होने की वजह से कोई बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई दे यूनाइटेड, या फिर दे यूनाइट, ये क्या हो गए? यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए। ये लखनऊ पैक्ट का क्या था? एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि इसमें दो नई चीज हम लोग देखते हैं। और किसके प्रेसिडेंटशिप में होता है? हु प्रिसाइडेड द लखनऊ पैक्ट या लखनऊ कन्वेंशन को किसने देखा था? दैट वाज अंबिका चरण मजूमदार। चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यही था आपका लखनऊ समझौता। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ओके जी, चलिए आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में असहयोग आंदोलन के साथ। हाँ जी, आप सभी को आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ध्यान रखें, ठीक है। चलिए ओके जी, अपना ध्यान रखें आप सभी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।